इलॉन मस्क एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता है। अमेरिका में हाल सोचो हमारे क्या हो। He says it is easier and faster to launch a rocket than to get a permit for a rocket. ये जो कल अटैक हुआ है एलेप्पो में, उसमें भी 15,000 ट्रुप्स हैं और FPV ड्रोन्स। See the consequences of declining autonomy. जैसे ट्रंप ने कॉस्ट लाए हैं, decline cost scale up. Drones, when you decline costs and scale up. उसमें एक और बात करता है ट्रंप के सिलसिले, उसकी वेरी इंटरेस्टिंग बायोग्राफी। फर्स्ट चैप्टर इज यू आर हायर्ड, सेकेंड चैप्टर इज यू आर फायर्ड। ये जो ट्रंप का है ना, इसमें से बचेंगे कितने? अगर हमारे पास पर्सनल सर्वेलेंस होती तो शायद गलवान ना होता। तो आप देखो, स्टार्टअप की बात नहीं है, इट इज एजिलिटी, नो प्रोसीजर, मिनिमाइजिंग, क्या क्या होगा। जैसे आपने ये नाम गिनाया ना, ये देखो राज, ऑल इंडियंस, all talented Indians are sitting abroad. So we have to actually see, after this CHIPS Act, China is getting all its talented scientists back. Why is our talent sitting abroad? R&D science, USA spends $975 billion every year. China realizes the importance and now is coming close, 570. हमारा कितना है? 20 बिलियन। म्यांमार में the regime doesn't seem to be in control. जो ड्रग्स का वहाँ से आना जाना हो रहा है, and drugs fuel weapons. They complement each other. I'm saying Bangladesh and Myanmar are absolutely new national security challenge. If you are not economical with your costs, आप कितना भी बजट बढ़ा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अमेरिका का हाल है, $950 billion and a failing in opera of failing deterrence. और देखो एक और बात है कि China has not done this deal out of certain good neighborliness. 4 साल we've done a lot of hard work और बहुत जगह we have been pretty firm. The message has gone to him that LAC पे इतना आसान नहीं है। But now we must start investing in the others. नहीं तो फिर वही 10-15 साल बाद हमको यहाँ गैप नजर आएगा। Who will enforce the ceasefire? Lebanese आर्मी का तो ये हाल है, मैंने सुना उनके जो सोल्जर्स हैं, जवान हैं, $100 a month से सैलरी। वो तो मूनलाइट करते हैं टैक्सी चला के। ये आर्मी क्या उसको इन्फोर्स करेगी? और नेतन्याहू साहब कहते हैं कि अगर कोई वायलेशन हुआ, अगर रीआर्म हुए, अगर आपने टेररिस्ट एक्टिविटी रिज्यूम की, अगर आपने टनल खोदे, तो हम दोबारा करेंगे। आई डोंट सी दिस सीज़फायर लास्टिंग। दूसरी ये बात माननी पड़ेगी, इतना नुकसान के बाद 16 लीडर्स, 3000 रैंक एंड फाइल, अगर बैक इन द बिजनेस। हाइफा पे फायर खोल रहे थे, वहाँ फायर खोल रहे थे। इस सेंस में जो ईरान की प्रॉक्सी स्ट्रेटजी है यार, हूथीज अब्राहम लिंकन पे मिसाइल मार रहे हैं। द ईरान प्रॉक्सी स्ट्रेटजी हैज वर्कड। अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा डर क्या है कि वेस्ट एशिया में रशिया और चीन का दाखिला नहीं होना चाहिए। इफ इजराइल हैज टू अटैक ईरान, इट हैज टू टेक आउट ऑल दोज रडार AD systems which are in Syria. So Syria in that sense is become an operational contest between Israel and Iran. Keep saying common sense. Trump is common sense. Thank God he didn't go to Harvard. Yeah. He may turn out to be USA savior. Yes. उसने sanctions ऐसे घुमाए हैं that Germany is violating sanctions, supplying directly to Russia through a third country. सैंक्शंस भी लागू नहीं हुए हैं। जैन दोस्तों, सभी का स्वागत है आज डिफेंस ऑफेंस के नए कार्यक्रम में। आज हमारे साथ फिर से लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने दोबारा टाइम दिया। हमने सर लास्ट टाइम डिस्कस किया था, द वर्ल्ड वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट जब हम लास्ट टाइम हम बैठे थे। अभी कुछ बदल गई है और जनवरी तक कुछ और बदलने की संभावनाएं हमको दिख रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप विल टेक पावर इन जनवरी, और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा खुश इंसान दुनिया में, मेलानिया ट्रंप से भी ज़्यादा खुश जो इंसान होगा वो जो बाइडेन ही होंगे। Donald Trump has become the president. So, and the happiness could be seen on his face जब वो मिले थे, जब ट्रांजिशन को लेकर के जब मीटिंग हुई थी, when Trump was announced as a victor. So, first of all, sir, what are your first impressions of post-election of US president का ये जो पूरा चला है? I mean, what were your thoughts when you saw that you woke up and you saw that Trump is the president now? So, Vaibhav, before I come to Trump, I just wanted to say कि बड़ी मुद्दत से मिले हैं दीवाने, तो कहने सुनने को बड़े हैं अफसर। Thank God we are meeting after 4 months. Yes, sir. Because the world has reached really, पूरी विश्व की तस्वीर है वो बदली हो गई है। और उसमें 3-4 चीज़ों पे आज बातचीत करने का मेरा इरादा है, बाकी आपके सवालों पर। I'll come to Trump because I have a view on Trump. One is of course, राष्ट्रपति ट्रंप की चुनावी विजय,
और उनका जो सत्ता में आगमन हो रहा है, तो उसके क्या असरात होंगे, क्या परिणाम होंगे. बिकॉज ट्रम्प इज अ डिसरप्टर. एंड बिफोर आई इवन कम टू दैट, see, he's very good for democracies. Because in our larger battle with China and the others, democracies में बड़ा status quoism सा आ गया था कि साहब बस ऐसे ही हो सकता है. Process over outcomes, Washington bureaucracy, हमारे यहाँ भी इस टाइप के हाल है. So Trump, the disruptor, is extremely important for democracies. प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. सर लेकिन वहां पे तो ये कहते हैं कि वो तो प्रजातंत्र का दुश्मन है. नहीं, दुश्मन. देखिए ये कैसे नैरेटिव घूमा. ये मैं MJ अकबर साहब का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था जब ट्रम्प जीता, उससे मैं थोड़ा सा कोट कर रहा हूँ. देखिए माहौल क्या था. जैसे कमला हैरिस वाज द प्रिंसेस ऑफ वॉशिंगटन एंड ट्रम्प लिव्ड इन द माइंड्स ऑफ द ऑर्डिनरी अमेरिकन्स. ये देखिए कैसे हुआ. जब कमला हैरिस को उसके जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्रीफ करती थी, कहती थी बाइडन हैरिस कि मिस्टर प्रेसिडेंट, इन्फ्लेशन इज 3%, अनएम्प्लॉयमेंट इज 2%, interest rates are low, so America should be happy. But people were saying कि साहब कैसे आपका इन्फ्लेशन 3%. यहाँ तो for the first time in America, people were living hand to mouth in terms of incomes. Unemployment was सबसे ज़्यादा. नील फर्ग्यूसन ने बड़ी अच्छी एक वीडियो किया था. He said, in the first world country, there are more deaths of despair than in third world country. मतलब इतनी निराशा थी कि लोग सुसाइड कर रहे थे. And he went on as far as to say कि despair is greater than collapsing Soviet Union. अब देखिए फर्ग्यूसन क्या कह रहा था, जनता क्या कह रही थी, और प्रिंसेस क्या कह रही थी. ट्रम्प अंडरस्टूड दिस कि भाई देयर वाज समथिंग रॉन्ग एंड द रिजल्ट शोड इट. कि भाई आपके जितने ये जो हार्वर्ड के पढ़े हैं उनके मैक्रो इकोनॉमिक कुछ और बता रही है, ज़मीन पे कुछ और हाल है. सो ही वन. अच्छा हम एंड दिस सेम ब्यूरोक्रेसी पेंटेड हिम एज अ मैवरिक. मे बी ही इज अ मैवरिक, बट द मोर लाइकली द करेक्ट डिस्क्रिप्शन इज डिसरप्टर. Because Washington needed as much of disruption as perhaps India needs. ये जो पूरा ये एक डेमोक्रेसी का ये है ना, ये ब्यूरोक्रेसी. और ट्रम्प, एलॉन मस्क एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता है. अमेरिका में हाल है, सोचो हमारे क्या होगा. He says it is easier and faster to launch a rocket than to get a permit for a rocket. और वहाँ की देखिए ब्यूरोक्रेसी. This has become the norm. यहाँ पे भी आप देखें नहीं, but वो no, this you will have to go through this process. इसी प्रोसेस में चीन आपको मार रहा है, अमेरिका को भी मार रहा है, हमको भी मार रहा है. In that sense, Trump the disruptor was required. अभी ये ट्रम्प और रामास्वामी they have been made head of that ना, क्या है वो, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी. हमारे हमेशा जरूरत है इसकी. Why? It may do lot of good. अब इसी दौरान ये जो विवेक रामास्वामी कोट्स अ पेंटागन का जनरल, उसे साहब पेंटागन की जो स्थापना हुई थी वो 16 मंथ में हुई. 16 मंथ्स में पूरी पेंटागन की बिल्डिंग तैयार हो गई. आजकल वहाँ प्रोसेसेस ऐसे हैं कि एक सीढ़ी को रिपेयर करने के लिए, टू रिपेयर अ स्टेयरकेस, इट टेक्स 24 मंथ्स. यू जस्ट सी व्हाट प्रोसेस इज डूइंग. एंड देयरफॉर नाउ यू सी अ लार्जर इशू. अमेरिका का डिफेंस बजट $950 बिलियन, चीन का 300-400. बट बिकॉज ऑफ ऑल द एफिशिएंसीज इन द चाइनीज सिस्टम, हु इज विनिंग ऑन ग्राउंड? $950 बिलियन, और आप हर जगह से हार रहे हैं. अफगानिस्तान, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, ताइवान में भी मुश्किल. So these are larger. I think in that sense, Trump is good. So अब जो ट्रम्प का वो जो ड्रीम है ना, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके असरात हैं. दे आर डोमेस्टिक एंड देर आर जो विदेश नीति से जुड़े हैं उससे बात करेंगे. दूसरी बात इस पर भी देखिए, वेस्ट एशिया में एक तरफ तो शांति की बहाली का प्रयास हो रहा है. ये जो लेबनीज, ये जो इसराइल लेबनान के बीच में सीज फायर हुआ, इसमें भी मैंने सुना ट्रम्प का हाथ है. आई बिलीव प्राइवेटली ही टोल्ड नेतन्याहू एंड द वॉर, एंड द होल वर्ल्ड इज ट्यूनिंग इनटू व्हाट ट्रम्प वांट्स बिफोर January 20. और दूसरा, ड्यूरिंग द कैंपेन ट्रेल ही रिपीटेडली प्रॉमिस्ड जो लेबनीज अमेरिकन्स हैं कि मैं युद्ध को रोकूंगा. मे बी दिस इज गुड. ही विल एक्चुअली एंड द वॉर, आई डोंट नो. बट देखिए मुश्किलात. एक लड़ाई शुरू हुई और एलेप्पो सीरिया में क्या हुआ है, a new war zone is opening. तो एक तरफ तो शांति ये,
बट इस पे बातचीत करेंगे। सबसे ज़्यादा खतरा मेरे को नज़र आता है यूक्रेन में, वेयर वी आर सीइंग डेंजरस एस्केलेशंस। ये जो हुआ ना रेशनिक वगैरह, आई डोंट थिंक आर पीपल हैव कैप्चर्ड इट। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट हाउ दी एस्केलेशंस आर हैपनिंग। टू मी यूरोप में एक्सप्लोड इवन बिफोर मिडल ईस्ट। और जो आखिरी बात जिस पे बात करेंगे वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। जब आपसे हमने ये शुरू की थी ये वीडियो सीरीज तो पाकिस्तान से की थी, और वहाँ देखिए क्या हो रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत कोशिश के बावजूद वो इमरान की मकबूलियत नहीं ख़त्म कर पाए। दैट यू हैव टू एक्नॉलेज, हिज पॉपुलैरिटी रिमेन्स। बट ट्रेजिडी ये है, मैं somebody said it and I'm quoting, कि द पीटीआई उसका जो मुस्तकबिल है ना, आई एम यूजिंग उर्दू वर्ड बिकॉज द कंट्री इज पाकिस्तान, उस पर बड़े सवालिया निशान है। तो मकबूलियत इतनी है और पीटीआई का मुस्तकबिल बिगड़ता ही नजर आता है। somebody said that PTI is a very powerful pressure group, but it has failed to metamorphose into a mature political party. एक दबावी समूह है, it has got a lot of pressure, but despite Imran's popularity, it has not been able to mature into a political party. तो ये चार मसले हैं, I think about these four things. So we'll start Trump से the nominations that he are making, like he's making. अब देखिए मतलब तुलसी गैबर्ड नेशनल इंटेलिजेंस, काश पटेल का नाम आया, एक्चुअल नाम कश्यप पटेल है, एंड कश्यप पटेल, यस, सो उसको FBI का डायरेक्टर बनाने के लिए बोला। एंड वो पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी था, एंड ही वाज डिप्टी सेक्रेटरी इन द नेशनल इंटेलिजेंस कमिटी ऑल्सो। उनको FBI का डायरेक्टर बनाने के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। एंड द प्लॉट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट नाम की एक बुक काश पटेल ने लॉन्च कराई थी, एंड ही इज द वन हु एक्चुअली ये जो रशिया गेट था कि रशिया इज अ रशियन एजेंट, रशियन इंटरफेरेंस हुई थी, तो ही इज द मैन हु एक्चुअली debunked everything formally with evidence, and that is how Donald Trump saved his presidency last time. Otherwise उसको तो impeach कर दिया होता इन्होंने। तो he is coming there, I mean for, अगर आप उसमें देखें जो इनका नेशनल हेल्थ कमीशन है, ठीक है, उसमें भी डॉक्टर भट्टाचार्य ही इज इंट्रोड्यूसिंग हिम। अटॉर्नी जनरल ऐसे बंदे को बना रहे हैं जो मतलब 100% मतलब कहते हैं ना बिल्कुल एक्सट्रीम राइट विंग टाइप का व्यक्ति, अगर उसको आप कहेंगे। आई मीन ही हैज नॉट टेकन पावर, बट बाय जस्ट शेयर नॉमिनेशंस, जिन लोगों को नॉमिनेट कर रहा है इसने ही पूरा सिस्टम हिला रखा है। एवरीबडी ही हैज नॉमिनेटेड आर द पीपल, लाइक द मोस्ट एंटी चाइना मैन he has selected to be Secretary of Defense, most anti-China man in America, and he's a very young guy. So I mean, and he was उसको मजाक उड़ाते हैं कि Fox and Friends पे वो तो एंकर था ऐसा वैसा, but he has served in Afghanistan, he has served in Syria, ठीक है, but he's because he's an anti-China hawk, तो उसको मॉक कर रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं। So, I mean, so do you think he is making, and the most incompetent man, he's making the Secretary of State? Marco Rubio. हाँ, because little Rubio वो करता रहता था। इसको इसलिए I think इसलिए बना रहा है because he wants to keep the control of foreign affairs to himself, and he does not want like mistake that he did last time कि Secretary Pompeo जैसे बंदों को आप पावर दे दो जो कि चीजें खुद चलाना जानते हो। ही मार्को रूबियो को दिया गया फॉरेन पॉलिसी तो मैं ही चलाऊंगा। आई मीन सर, डू यू थिंक द disruptions that he is making, the deep state is not going to take it lying down? And sir, Department of Government Efficiency, इसके ऊपर सर दूसरा आप बताइएगा। I think the most important job is actually in the hands of Vivek Ramaswamy and Elon Musk, because that is the core of his entire campaign that these guys are going to take care of. लोग बाकी चीज़ों को ज़्यादा importance दे रहे हैं, but I think these are the people who will be making the biggest dent in the system. I don't know what happens, but मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा। देखो, I can tell you, say, our system also, since हमारे भी बड़े लोग वहीं यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, हार्वर्ड वगैरह में वहीं से पढ़ के आए हैं। They must be good, I'm not denying that. But see, what have they got to us from those universities? I can tell you in my career, many bureaucrats keep saying, कुछ हो जाए, process is process.
process triumphs outcomes. मेरा इससे बड़ा यू नो खिलाफत है. Process is good, but how can process triumph outcome? Ultimately, common sense. So, common sense in national security, politics, everywhere tells you by outcome should triumph process. You know, when Mr. Parikar took over and he wanted to do reforms in defense, उन्होंने एक टीम असेंबल की उस टाइम ये DPP को मॉडिफाई करने के लिए. तो आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट देयर वाज सम इन इंडियन ही था, ब्राइट यंग इंडियन, हु ही बॉट इनटू हिज टीम टू रिफॉर्म द DPP. और वो उन दिनों वॉर कॉलेज में आया, वेयर आई वाज द कमांडेंट, एंड ही वाज अ यंग मैन, 25, 26, एंड ही also would keep insisting कि no, process will triumph outcome. So when I said the lag with China is growing, he said let it grow. Process will triumph outcome. अब आप देखिए वहाँ से जो लोग पढ़ के आ रहे थे और much of our, and they are respected people. I don't know why they keep emphasizing this, and they make it a point to emphasize. ये जो वॉशिंगटन स्वैम्प है, ये जो डॉग जिसको सुधारना है, यही तो सुधारना है. प्रोसेस ट्रायम्फिंग आउटकम्स. एंड आई हैव टोल्ड यू कि जी ने एक स्टडी करवाई थी, वीकनेसेस ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, वैंग ह्यूमन से, हु इज हिज आइडियोलॉग. और उसका चौथा पॉइंट यही था, दैट ऑब्सेशन ऑफ डेमोक्रेसीज विद प्रोसेसेस. और फिर वो कहता है किल देम इन देयर ओन सिस्टम्स. So they understand. So this whole process, bureaucracy has become a weakness. It is coming in the way of outcomes. And it may have a logic of its own, but it is self-defeating now. Or DOGE, or how he pronounces DOGE, Department of Government. मैंने वो जो space permit बताया, भाई क्या logic है? For the same money which was on Trump's Musk's table, the same money was on NASA's table. Who produced the cheaper rockets? And see, the process also adds to time. ये जो आज drones की कहानी है क्या है? See, I was told when I grew up, this is very interesting. Precision is expensive. तो Krasnopol के भाई सिर्फ 10% राउंड होने चाहिए. It turns out precision is dirt cheap. ये जो कल अटैक हुआ है अलेप्पो में, उसमें भी 15,000 ट्रुप्स हैं और FPV drones. See the consequences of declining autonomy. जैसे ट्रंप ने कॉस्ट लाए हैं, decline cost scale up. Drones, when you decline costs and scale up, air में क्या हुआ? Air में drones are challenging the power of air crewed platforms. Is it not time, if we have 42 squadrons, should we not start saying 32 squadrons, 10 drone squadrons? But status quo is बड़े मुश्किल है ये सब करना. Sea में देखो क्या हुआ? Ukraine doesn't have a navy. Navy Starlinks, drones Starlinks, और Black Sea Fleet सेवास्तोपोल से निकल नहीं पा रही है. It is so obvious. $5,000 drones are challenging $5 million aircraft. So you don't do it for any other reason. But even when we see this happening, we will keep sticking to process. तो ये जो डॉज वॉज है, यही तो कर रहा है. Not that government is bad. They want to just say भाई कि भाई make yourself efficient. And I think that's a very good thing. देखो तुलसी गबार्ड के सामने क्या, 18 intelligence agencies report to her. You need reform in CBI, FBI, दुनिया भर में they have become. उसकी वजह से देखिए वोकिज्म कितना बढ़ गया मिलिट्री में. You know, gender issues, they will not win you battles. They are okay up to a point. Sir, we have seen skirt wearing generals. Exactly. Now see, एक McMaster has written a very good biography. You must read it. उसमें ये बात करता है, you know, woke military. Woke militaries will not win wars. I identify with it totally. उसमें एक और बात करता है ट्रम्प के सिलसिले, उसकी वेरी इंटरेस्टिंग बायोग्राफी. फर्स्ट चैप्टर इज यू आर हायर्ड, सेकंड चैप्टर इज यू आर फायर्ड. ये जो ट्रम्प का है ना, इसमें से बचेंगे कितने? दिस इज अ क्वेश्चन, बट अदरवाइज दे आर ऑल वेल मीनिंग पीपल एंड दे शुड डू वेल. दूसरी बात आप देखिए, एक और, ऑल द नेम्स दैट यू रैटल्ड आउट, मैंने अभी लिखे हैं आप पेन से. प्रकाश पटेल, तुलसी गबार्ड, विवेक रामास्वामी, दो और है, राज शाह. उसकी आप किताब पढ़िए, यूनिट X, which is all about Pentagon and marriage with Silicon Valley. Why are startups delivering more in Ukraine than primes? Because they are agile, they are fleet-footed, they can't afford. You know, he makes a very good point there of monopsony markets. हमारे डिफेंस में क्या प्रॉब्लम है? One buyer, one seller. Air Force, HAL. So no choices, but also no competition. So you are paying far greater costs. This will work in these legacy markets. It will not work in technologies.
एक बड़ी अच्छी कहानी है कैपेला की, ये यूनिट एक्स में है, मैं उसको संक्षिप्त में बताता हूँ. 2016 the DIU boss Raj Shah is told by the president but through the vice chairman joint chiefs of staff कि जो नॉर्थ कोरिया की जो मिसाइल्स है ना, दे कैन टेक आउट लॉस एंजलिस, दे कैन टेक आउट सिएटल, and they are getting nuclear missiles. Our biggest problem is, and this is America, that we cannot monitor them 24/7 365 कि जब वो अपने हाइट से निकलें, रिफ्यूल होएं और फायर करें, because 270 days in a year North Korea is under cloud cover. So we need SAR satellites which can see through clouds and that. Now I thought, यार अमेरिका को क्या प्रॉब्लम होगी? This was an American problem. Then he tells him ये NRO नेशनल रेकी ऑफिस के साथ ऑलरेडी ये चल रहा है, एक प्राइम को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, 5 साल से कुछ नहीं हुआ, अगले 10 साल कुछ नहीं होगा. तो प्रेसिडेंट ने मुझसे बोला है आपके थ्रू कि एक आप स्टार्टअप को ढूंढें जो हमको ये सार दे पाए, क्योंकि इनके तो बस के बाहर है. This chap Raj Shah knows of a startup of a talented guy, an Iranian immigrant US, Barazeb ऐसे कुछ नाम है, who when he calls him tells him that I will give you this technology at 1,000 of the cost. वो डिफेंस प्राइम ने कहा था 10 साल, which means never, 10 साल बोल दो फिर. He says in 1 year guarantee. Raj Shah is surprised and he goes through his signs, gets an audit done. Everybody says he's right. उसको मिल के कॉन्ट्रैक्ट देते हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिप्टी सेक्रेटरी बॉब वर्क और द वाइस चेयरमैन सिल्वा. फिर ये एंटी स्टार्टअप लॉबी शुरू हो जाती है एंड दे सैबोटेज द कॉन्ट्रैक्ट. ही इज फोर्स्ड टू पुल बैक द ऑर्डर, बट इट सो हैपेंस कि इसका नाम अब तक इतना हो चुका है कि ही गेट्स अ कमर्शियल ऑर्डर. और दूसरा इसके से लक क्या होता है, प्यूटिन अटैक्स इन यूक्रेन. नाउ द नीड्स आर, एंड दे आस्क द एनआरओ, दे से नो अभी भी 5-6 साल एंड ऑल. Now they go to this chap and say, give us your technology. In 6 months flat, he sets up a 8 satellite configuration, which has changed the vocabulary and grammar of persistent surveillance. अगर हमारे पास persistent surveillance होती तो शायद गलवान ना होता. अब आप देखो, स्टार्टअप की बात नहीं है, इट इज एजिलिटी, नो प्रोसीजर, मिनिमाइजिंग, क्या क्या होगा. यही कहानी हुई है in many other domains. Drones. So today in our system also we have 8 to 10 startups. If we have governmental reform, अच्छा वहाँ हमारी प्रॉब्लम जैसे हमारी थी ना GFR, तो राज शाह से उनका भी they had a federal regulation, उन्होंने एक एक्सेप्शन ले लिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्सेप्शन. सो वी रियली ये जो डॉज वाला सिलसिला हो रहा है वहाँ पे, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, इट नीड्स टू हैपन. सर आपने, सर सॉरी इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, आपने ये जो बताया ना, एक आप ही किताब जरूर पढ़िएगा, यूनिट एक्स. यू मस्ट टेल ऑल योर व्यूअर्स. ओके. यूनिट एक्स राज शाह, इट इज द मैरिज ऑफ पेंटागन विद सिलिकॉन वैली. उसका शीर्षक ही यही है. एक ब्यूरोक्रेट थे मेरे एक जानने वाले, वो सिमिलर स्टार्टअप ड्रोन रिलेटेड, और वेरी टैलेंटेड गाय. आई रिक्वेस्टेड हिम, आई सेड यार यू आर गिविंग सच टेक्नोलॉजीज टू सो मेनी कंट्रीज लाइक US एंड अदर्स. Like, why don't you give it to your own country? So he said, yeah, I would love to. He said, I'll give it for much cheaper than I give to the US government or anybody else. I said, okay. Requested a meeting with somebody important in the government, a bureaucrat. I said, sir, he's going to meet you. He'll give you a presentation. It is a cutting edge technology, and we as a country should have it. There are only 2 countries in the world which have this technology. One of them is US. So he said, okay, sure, send him. He went there. He gave him the presentation, 2-hour long presentation. 2 घंटे की presentation में 4 बार चाय आई, बिस्कुट आया, सब कुछ हुआ. And he said, send me a copy of this presentation. So he had a pen drive. He said, sir, मैं पेन ड्राइव में डाली हुई, आप ये पेन ड्राइव रख लो, आपके लिए ही बनाई थी मैंने, आप रख लो इसको. So he said कि नहीं, just submit it with some documents, this and that. So he said कि sir, that I won't be able to do. I have to flight to catch today evening. Vaibhav is a friend, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया. So he said कि अच्छा ठीक है, पेन ड्राइव देके जाओ. पेन ड्राइव देके चले गए. Then 6 महीने साल भर तक कहीं कोई बात ही नहीं हुई.
वन डे ही मेट मी समवेयर, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि सर वो क्या हुआ सर, उसका प्रेजेंटेशन का, माय फ्रेंड से भी मेरी बात हुई, ही सेड कि यार नोबडी हैज एवर रीच्ड आउट टू हिम। देन ही स्टार्टेड कि वैभव यू नो मैं 19 इतने में जो है आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर में मैं कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक किया था, मेरा जो उसमें जो प्रोजेक्ट था वो तो ड्रोन से ही था, दिस एंड दैट, एंड यू नो एंड ही सेड कि यार यू नो दिस थिंग दैट ही इज ट्राइंग टू सेल, you know it is very expensive and there is a procedure, the same thing that you said, there is a procedure to be followed, पहले तो हमको उसका प्रोडक्शन के लिए, हमको प्रोक्योरमेंट के लिए हमको उसका टेंडर निकालना पड़ेगा, फिर टेंडर निकलेगा तो फिर उसमें बिडिंग होगी तो उसमें एंड आई वाज लाइक ओके, एंड आई न्यू कि अब ये नहीं होगा बिकॉज ही इज नॉट द मैन हु इज गोइंग टू कम टू बिड हियर, ठीक है, वो बिड करने नहीं आएगा। तो द सबोटाज की आपने बात की ना, लेटर ऑन आई गॉट टू नो फ्रॉम समबडी एल्स कि द बिग बिजनेसेस, ठीक है, वही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो वहाँ का था, दे हैड सबोटाज बिकॉज स्वाभाविक है जब वहाँ पे हुआ है, इट इज बिजनेस कंपटीशन, बट सी वी हैव टू प्रोटेक्ट these startups because they are giving you cheaper technology. You will be able to get more from your $100 billion budget. Then this is what the Chinese are doing. अच्छा, but let me give you some good news. आपके प्रोग्राम में हमने बड़ी बात की है स्टार्टअप्स वगैरह की। जब प्राइम मिनिस्टर साहब डेलावेयर गए थे, you would have noticed a deal was signed between President Biden and him. And in that deal, US Spacecom, मैंने आपकी उस पर पहले बात की, का जो भारत सेमी है और थर्ड हाईटेक, इनके साथ डील हो गई। And look how game changing the deal is. It is of course with the blessings of the Prime Minister and also our Raksha Mantri. Look how game changing the game deal is. This deal is on semiconductors. US Spacecom, Indian startup. It will not give it to an Indian startup without talent. So I'm saying we have talent. It is on next generation fabs, in national security, in green technologies, and next generation communications. Classic civil military fusion with a startup. अगर ये डील्स और हो जाए ना AI शेआई वगैरह में, तो कहाँ पहुँच जाएंगे। तो दूसरी बात, जैसे आपने ये नाम गिनाया ना, ये देखो राज, all Indians, all talented Indians are sitting abroad. So we have to actually see, after this CHIPS Act, China is getting all its talented scientists back. Why is our talent sitting abroad? जब तक ये टैलेंट की कहानी हम नहीं सॉल्व करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी, यूक्रेन इज अ वॉर ऑफ टैलेंट्स। Elon Musk, Alex Karp, we have to get this talent back. जो सारे इंडियंस हैं वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं I really want to ask. We have to find the system come back. Look at this. ये जो पंचराथन की मैंने बात की, he is the boss of the American Science Foundation. वो क्या कहता है यार? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सुनो ही नहीं. He is not the military science, normal science. He says we are the offensive arm of Pentagon. Without us, Pentagon is mere defense. Look at the fusion between normal science and that science. In the same breath, he says, now see, these are the challenges we have to see. R&D science. USA spends $975 billion every year. China realizes the importance, so now is coming close, 575. हमारा कितना है? $20 million. 975 में 575 is private sector. What is our private sector doing? Unless you invest in R&D, we are going nowhere. So ये private sector also has to step up. Government कितना करे? So you see all these problems. Also, you know, they have. सर अगर गवर्नमेंट पैसा फंड करेगी तो सर स्टार्टअप्स भी खड़े हो जाएंगे सर, प्राइवेट। बिल्कुल, अब मैं तो कह रहा हूँ, देखो खड़े हो गए हैं। नाउ यू जस्ट सी, जो मैंने आप जिसकी बात की, दिस पॉइंट्स टू द सक्सेस ऑफ आईडेक्स। बिना आईडेक्स के इतने स्टार्टअप्स, यू वुड नॉट हैव अ सिस्टम वेयर यू गेट दीज टैलेंटेड स्टार्टअप्स। बड़े स्टार्टअप्स खुश भी हैं। विदाउट ISET was what? Private sector to private sector engagement, India and USA. And without Indus X, उसकी हमने बात की है, innovation, ये सब उसी का तो फलस्वरूप है। But now again problem क्या है? Scaling. Startup से आप बात करो, कहते हैं सर all we need is the military to be a good customer. What is a good customer? Just place orders. उनको orders यहाँ मिले, VC से funding मिलेगी. So we have to just place these all orders. ये जो बात की ना, ये जो आप बात कर रहे थे जिन सज्जन की ब्यूरो में, देखो हम, आई डोंट नो वेदर इट्स आउट ऑफ इनोसेंस और व्हाट, मैं कहता हूँ नो, माय प्रोसेस शुड बी फुल प्रूफ। तो 10 ये चेक, 10 वो चेक, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ। यार जो बड़ी डिफेंस कंपनी होती है
वो ये कॉस्ट कहाँ डालती है? आपके प्रोडक्ट में. यू आर पेइंग फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस. तो इट्स नॉट कमिंग फ्री टू यू. अगर मैं बोलूँ 10 प्रोसेस, वो 10 दो चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करेगा, 2 ये करेगा. तुम सोचते हो तुम्हारी प्रोसेस जो है बड़ी फोर्टिफाई हो रही है. यू आर ऑल्सो पेइंग द कॉस्ट. नो वंडर योर प्रोडक्ट्स are far higher. People say that the cost of mortar ammunition in India is 3 times that of Pakistan. So these inefficiencies have to go. And अब देखिए विडंबना क्या है. बड़ी कंपनी तो पे कर देगी, बेचारा स्टार्टअप कहाँ से पे करेगा जो अपनी मंथली सैलरी नहीं दे पा रहा है आईआईटी इंजीनियर्स को. सो द स्टार्टअप्स विल नीड अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन अथॉरिटी. बट आई थिंक द फ्यूचर इज स्टार्टअप्स. और ये जो है इंडिया में 10 को ऑर्डर दे दो. जो हमारी एलएसी पे जो थोड़ी छोटी मोटी समस्या है, परसिस्टेंट सर्विलेंस, आईएसआर, ड्रोनरी, ये सब तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी जैसे यूक्रेन में हुई है. सो दैट इज द गुड थिंग व्हिच हैज हैपेंड फ्रॉम आवर स्टार्टअप इकोसिस्टम. इट जस्ट नीड्स टू फायर. तो नाहन में जो आपकी फैसिलिटी है आर्मी की, जहाँ पे ये फायरिंग वायरिंग चलती है सारी, मेरे ख्याल से टैंक्स वगैरह वहाँ पे वो महाजन नाहन में तो वो पैरा वाला है. सो महाजन में तो सर वहाँ पे जो जितना आप प्रैक्टिस में जितनी भी चीज़ें फायर करते हो या कहते हैं कि एक्सरसाइज में आप फायर करते हो, उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी? मतलब एक रफली, मतलब मंथली कितना पैसा फौज जो है उस तरह की चीज़ों पे खर्च कर लेती होगी? ऑफ द कफ. मतलब किस उसमें आप कॉन्टेक्स्ट नहीं, पूछ रहे हैं? आई सेड कि अगर 3 गुना ज़्यादा हमारे मोटर की ही कॉस्ट आ रही है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स बाकी चीजों में भी आ रही होगी. बिल्कुल. सो दीज आर द इनएफिशिएंसीज इन आवर सिस्टम. तभी तो रिफॉर्म हो रहा है ओएफबी वगैरह का. ओएफबी रिफॉर्म, ये वो. और पूरी सीख यूक्रेन से क्या है? यही है, टेक्नोलॉजी, स्केल इट अप, डिक्लाइनिंग कॉस्ट्स. एंड दैट इज द होल ब्यूटी. आज के लेटेस्ट फॉरेन अफेयर में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, टोटल वॉर, उसको आप पढ़िए. सी, पहले द होल गेम वाज ऑफ मास. The larger armies won. You concentrated. Then it became precision. The accurate missile which took out Al-Zawahri. Now drones are what? Precise mass. No, they are penetrating everywhere. ADS is failing to stop them. Precise mass. And the most wonderful thing is they have challenged air power. They have challenged sea dominance. They have challenged land dominance. Militaries... it may be a slight exaggeration, but when Elon Musk says that fighters are useless, or when Eric Schmidt says that tanks are useless, they may not be useless. We certainly have to relook at it. It is a problem. You have to acknowledge that why drones are... Now this is where, we need to change faster, far faster. अभी देखिए, हम विश्व की बात कर रहे हैं. 2 हमारे सामने समस्याएं क्या हैं? Today it is missiles and AD. The whole game seems to have changed. And I've been saying, very often China has the most sophisticated force of long-range precision. देखिए what is happening in the West Asian skies and European skies. So our AD topology, आप इजराइल को देख लो. देखो what is the challenge, कितना बड़ा है, चुनौती कितनी बड़ी है. They have Iron Dome. They have Arrow 2, Arrow 3, Aegis destroyers. David Sling. और फिर भी डेविड, वो जो interceptors कम पड़े, and Americans had to move third. Yes. Shoigu has been sitting in Tehran for 2-3 weeks to coordinate their AD. So this whole game is changing so rapidly in AD and missiles. जब हम यूक्रेन की बात करेंगे, उसमें we will talk. Sir, before we go to Ukraine and West Asia, if you look around us, we have all the hostile either leadership or the regimes around us, and this has all changed in past 5 years. Or 4 years to be precise, the entire Biden presidency. Bangladesh regime change, persecution is going on. Oli back in Nepal, Sri Lanka bankrupt, Maldives, the president came with only one slogan, India out. There was no other slogan. Pakistan, Asim Munir, ISI chief when Pulwama happened, he is in power. I mean, the Myanmar, we all see. Manipur mein, we have been seeing what has been happening. The nightmare that was there, that जब तक ईस्ट पाकिस्तान था, सारा का सारा जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज थी, वो वहाँ से फ्यूल करते थे. That was one of the reasons जिसकी वजह से हमको बांग्लादेश बनाना पड़ा था, कि कम से कम ये नॉनसेंस रुके. Now we are seeing कि वहाँ पे भी वायलेंस, म्यांमार से भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है. A lot of terrorists are infiltrating from there.
एक प्रोजेक्ट था कुकी लैंड का विच शेख हसीना ऑल्सो स्पोक अबाउट. मतलब आई मीन हाउ डू यू सी सर, हमारे तो सर चैलेंजेस, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर अलग था, तो कहीं ना कहीं जनरल रावत की वो जो बात थी 2.5 फ्रंट वॉर, तो वो जो 0.5 नहीं सर, वो तो कहीं ज्यादा बढ़ता जा रहा है हमारा, अगर हम देखें तो. फ्रंट्स तो इतने बढ़ गए हैं कि उनकी गिनती करना बेकार है. वही है. But see, on a serious note, you are very right. Let me say, our neighborhood, we have to keep a very close watch. In that sense, in Maldives, we have kind of attempted to repair the relationship recently. Aid हुआ उनके जब राष्ट्रपति आए, cordial visit. Sri Lanka के साथ we are trying to repair it. But your Bangladesh and Myanmar, these are absolutely new national security challenges. Myanmar में the regime doesn't seem to be in control. वो जो drugs का वहाँ से आना जाना हो रहा है, and drugs fuel weapons. They complement each other. So I'm saying Bangladesh and Nepal, Myanmar are absolutely new national security challenges. तो इसमें दो चीज़ें हैं कि जो theater commanders आ रही हैं ना, the theater commanders, I'm sure they should have this quasi-diplomatic role. So the Western theater commander should not look at Pakistan alone, but look at Gulf of Aden, West Asia. थोड़ा सा एक वो long. See, the larger point is what? Hey, we are the third largest economy. Many people say we are the third most powerful country. We are now in the big league. Our national security game has to change. It cannot be just LAC. That's it. Strategic deterrence. सर हम आपको एक मिनट में दो चीजें, ये जो है ये our whole approach, and see जो आप ये कह रहे हैं ना, why the neighborhood alone? Look at this. We have a declining hegemon, USA. I'm saying declining. It's still a major brand, no doubt. 25% of GDP. It's not gone anywhere, but declining. Rising challenger China and this aspiring Vishwabandhu India. We have to play the game of. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. आप देखिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ऑस्ट्रेलिया से निकलता है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंडिकेटर ASPI, विच इज़ अ ट्रैकर ऑफ ऑल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी. 2000 और 2003 के बीच में USA was leading in 60 out of 65 technologies emerging. Today, चाइना ने ये 5-10 साल फोकस. Today, 47 out of 65 China leads. Look at the push. 2000 से आज तक. The good news for us is USA is right here. पीछे China थोड़ा सा. We are a distant third, but third. I'm saying why can't we make a distant push over the next 10 years and bridge this gap? ये जो talent वापस लाओ, startups को orders दो. बिल्कुल संभव है. This is the kind of focus that we need. मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ. Today we know military industrial complex, आपके शो पे बड़ी बात कर चुके हैं, how it matters. I'm told that America in उसके military industrial complex में देखो चुनौती क्या है, because it was sleeping at the wheels. In the intermediate range of goods, just one commodity, intermediate range of military goods, they are dependent on 10,000 Chinese companies. Not very high tech. Why can't 200 of these be Indian? Trump administration से बात करके, and all these people are very favorable to us. उनका झुकाव है. No, these are these small steps that need to be taken. A country's rise is strategic military. It is not merely वो finger 3, finger 8, वो सब important है. इन चीज़ों पे कौन तवज्जो देगा? पूरी हमारी strategic commentary is dead on all this. Technologies, supply chains. आप देखो हो क्या रहा है टुडे रशिया वगैरह में, ये सप्लाई चेन्स एंड ऑल हैव बिकम द प्रॉब्लम. तो दिस हैज टू इंक्रीज. एक और मैं देखो आप बात करना चाहता हूँ. वी हैव एज्यूम्ड दैट जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी सबने बोला भाई इकोनॉमी मैटर्स. ऑफ कोर्स इकोनॉमी मैटर्स, विदाउट इकोनॉमी नथिंग ऑफ कोर्स. बट वी हैव समहाउ एज्यूम्ड दैट व्हेन यू स्पेंड 1.98% ऑफ योर बजट ऑन डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स इज कांस्टेंट. इज इट? जो आपने अभी मिसाल दी, इट इज नॉट. तो आई अपील टू माई इकोनॉमिस्ट फ्रेंड्स, you must say that to secure the economy, we need to spend more on defense. The assumption that geopolitics is constant is not right. Is it better to spend now a little bit and to deter China, or to spend later to fight China? Look at the logic. Deterrence is costly, but wars are costlier. So as we step up into the big league, neighborhood, देखिए, as you step up into the big league,
नेबरहुड में बदमाशी होएगी. अब बांग्लादेश का चैलेंज आप देख लीजिए. 50% of its inventory is Chinese. Even USA is not too innocent in सर Bangladesh. परसों So, एक मिनट भाई, I'm saying why should we be surprised by this? As we grow more powerful, these challenges will be there in our neighborhood and all that. We should be able to deter them by investing in all these things. परसों वहाँ पे बांग्लादेश के टीवी डिबेट में मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को हम वीडियो भी दिखा देंगे. Some military analyst sitting on the TV debate was saying कि we should buy JF-17 Thunder from Pakistan because it is such a good platform. It can counter India. And अच्छा पता नहीं ये इनको पट्टी किसने पढ़ा दी. JF-17 Thunder can counter us. পাকিস্তানের কাছ থেকে হয়তো আমাদেরকে খুব অ্যাডভান্সড ফাইটার জেটস কিনতে হতে পারে, তখন কি বলবেন পাকিস্তান প্রীতি? ওই যে J7 যেটা, ওটা চাইনিজ টেকনোলজি অ্যান্ড ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু F-35, বুঝছেন? এবং আমরা ওটা কম দামে পাওয়া যেতে পারে. আজকে যদি আমাদের ধরেন এয়ারবেসগুলায় 3 স্কোয়াড্রন J7 যেটা চীন পাকিস্তান জয়েন্ট প্রযুক্তিতে তৈরি হয় আমরা আনি, এর পারপাস হবে একটা নিবারক হিসাবে কাজ করবে এবং এটা ভারতকে অনেক ডিসকারেজ করবে ভবিষ্যতে আমাদেরকে কোনো রকমভাবে করা, ওই যেটা জয়শঙ্করের স্বপ্ন বাংলাদেশকে করে দেয়া. আগামী দিনগুলোতে কিন্তু অপরচুনিটিজ আসবে আমাদের জন্য. দেখেন মণিপুরে, মিজোরামে শুরু হয়ে গিয়েছে, আসামে এটা আমি সরাসরি বলে ফেলছি, বলবো যে যদি তারা স্বাধীনতাকামীরা আবার এগিয়ে আসে তাদের প্রতি মুখ ঘুরিয়ে নেওয়াটা ঠিক আমাদের মানাবে না জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে. मैं कहता हूँ वो 1-2 स्क्वाड्रन खरीद भी लें. अडानी का बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा बाय द वे उनसे 8,000 करोड़ रुपए, लेकिन JF-17 थंडर वो खरीदने की बात कर रहे हैं. द एंटायर नैरेटिव दैट इज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश इज कि इंडिया वांट्स बांग्लादेश टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड इंडिया वांट्स टू टेक ओवर बांग्लादेश. और इसके लिए जो है ये सारा का सारा जो टारगेटिंग चल रही है वहाँ पे इस्कॉन की और हिंदूज की, वो उसकी वजह से है कि बिकॉज वहाँ पे इस समय इफ यू वांट टू गेट समवन किल्ड जस्ट टेल पब्लिक की यार ये इंडियन एजेंट है एंड ही विल बी एलिमिनेटेड बाय द पीपल ओनली. सो नाउ सर इस तरह का जो हॉस्टिलिटी जो मासेस में आप देख रहे हैं बांग्लादेश में, आई मीन हाउ डू यू काउंटर दैट? बिकॉज दैट आर्मी कैन नॉट डू. फौज का वो काम नहीं है, फौज वो कर नहीं सकती. इट मीन्स समबडी वॉज स्लीपिंग एट द जॉब all this while. For past many years people were sleeping on the job और उनको वो बात समझ में नहीं आ रही थी. And so the biggest nightmare that I have, they have millions of Bangladeshis living inside India. You don't know how many of them are sleeper cells. You don't know what their intentions are. They have integrated in high society families. They are working in the households of from the posh areas of South Delhi to the South Bombay. They're working. So, I mean, how you analyze this situation? आप क्या ऐसा लगता है? So 2-3 things come to my mind. One is ये जो बात कर रहे हैं कि we want to क्या swallow Bangladesh. We created Bangladesh. So I don't understand that answer. We created Bangladesh. And the other issue is that, this concept of libertarian society needs to be, we need to become wise. It doesn't mean immigration of this sort. Trump क्या कर रहा है? मास इमिग्रेंट्स को. सर मैं कह रहा हूँ सर ट्रम्प को भी छोड़ देते हैं. नो बट आसिम मुनीर को देख लीजिए ना, उसने निकाल दिया ना. दिस इज अ वेरी सीरियस इशू. और ये जो हो रहा है थोड़ा सीलिंग ऑफ बॉर्डर्स एंड ऑल दैट ईस्ट में भी, दिस शुड हैव हैपेंड मेनी इयर्स बैक. And I agree with you totally. जब मैं कहता हूँ ये Myanmar, Bangladesh, they're all, and see what happens. Some time back we assumed that Northeast stabilize हो गया insurgency के मामले में. And in fact troops were focusing on China. Now it is back, that whole problem. So it is these small steps that we take in security, we don't take, come to haunt us. So bilkul border should be sealed. We should become very strict about immigrants and all that because they create national security problems of a different kind. So while we must be friendly with our neighbors, we must be firm with them. And we must not be innocent to all these problems that you are saying. Bilkul. I agree with you totally. And sir, if we just go back a little, sir, World War I हमारी फौज ने लड़ा था, World War II भी हमारी फौज ने लड़ा था, and we fought all across the world, both the wars, मिडिल ईस्ट से लेकर के एशिया, सेंट्रल इधर ईस्ट एशिया तक.
सो व्हाई डू यू थिंक कि हमको सर मतलब इतनी टैलेंटेड फौज है, गुड ऑफिसर्स, हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स, दिलेर ऑफिसर्स, समझदार ऑफिसर्स, सब कुछ है हमारे पास, फिर हमको सर मतलब एक बॉर्डर पुलिस बना करके क्यों रखा गया है? मतलब द थिंग दैट यू आर सेइंग कि यार the Western commander should look beyond the border to the West Asia and what is happening there. ठीक है? Northern command should look beyond up to Central Asia, what is happening there. तो सर बट सर हमको तो सर मतलब वो कहते हैं ना कि वो आर्मी कमांडर हो या कोर कमांडर हो, वो मतलब वो बॉर्डर पुलिस है, मतलब लिटरली, मतलब उस LOC, LAC और इनके अलावा और बाकी जो BSF को बिठा रखा है हमने. What needs to be done to change this attitude? क्योंकि ये तो तब तक नहीं आएगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि फौज ने कभी फौज रिलक्टेंट होगी, बिकॉज फौज को तो World War I, World War II में भी लड़ने को कहा गया, वो जाके लड़के आ गई, आज भी बोलेंगे आज भी चली जाएगी. डू यू थिंक इट इज अ लीडरशिप दैट नीड्स टू टेक दिस कॉल? बिकॉज वही ले सकते हैं और तो कोई ले नहीं सकता. So it is a historic problem because it is, as I've been saying very often, it starts from where you put your instrument of force in the larger strategic calculus. If you think it should be central, you will have one set of outcomes. If you think it is peripheral, you will have another set of outcomes. हमारी एक कमी रही है because of all these reasons, primarily from your thought, and I think Bharat Karnad makes this point very well. We have been punching below our weight. And see, what is the argument when you say, we are not expeditionary. What is expeditionary? If you don't look at threats afar, they will come to your doorstep. As they have come. As they have come. So you should look at projecting power across Malacca, for example, today. Otherwise, वो जो 400 ship navy है China की, it is not being set up to patrol China's coast. That power will coast. It will come here. So it is this mindset change. When you talk of expeditionary force, what is it? It is a calibrated force which can intervene when the political principles so decide. When your national interests are threatened. हमारे यहाँ इन्होंने क्या बनाम बना दिया था? The narrative was powerful military threat to political. ये जो coup proofing था, इसमें कुछ ज़्यादा ही. And today we have to be mature that the Indian army is mature. Political कभी challenge ही नहीं होगा. Now if we had that kind if Sam didn't, nobody else would. And Sam was wise enough never to do this. This is, अच्छा, some of it is changing also in your show, but इतने साल से ये जो सोच has been, it takes time to calibrate these changes. Like theatre commands having a quasi-diplomatic role, nursing instruments of power projection. See, Admiral Arun Prakash बोलते हैं, Andaman Nicobar Command was set up to project power across Malacca. Everybody went there and started defending those 472 islands. आपने देखा mindset. So this, and look at China. And Arun Prakash is somebody who has fought a war, shot down a plane. Very respected guy. और ये देखिए military civil fusion. भाई China, when it sets up these bases around the world, we say they are not military. अरे it is a foolish question. उसका हर बेस है सिविल मिलिट्री नेवल बेस. वो थिंक किया से, when they set up the base, ये सोचते हैं भाई आज कार्गो शिप है, कल कॉम्बैट शिप आएगी, उसको कैसे अकोमोडेट करेंगे, कम्युनिकेशंस, ऑल दैट. हमारी पूरी सोच ही इसमें बदली करनी पड़ी. दैट्स व्हाई आई बीन आर्ग्यूइंग फॉर द सिविल मिलिट्री फ्यूजन. लेकिन जो पास्ट में हुआ एटलीस्ट नाउ वी शुड चेंज. एंड दिस होल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन ऑल दीज इश्यूज हैज टू कम इन आवर हमारी पूरी जो सोच है. मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ. ये मेरा ख्याल जब आया, जब ये डिसंगेजमेंट हुआ LAC से, देखिए क्या होता है. वी हैव डिसंगेज नाउ इज द टाइम टू स्टेप अप. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. ये जो अभी हमने ऑपरेशनल रीबैलेंसिंग की थी चाइना के खिलाफ, इसकी जो बुनियाद है, इट वाज इन सम टाइम इन अर्ली 2000 एक एक्सरसाइज हुई थी डिवाइन मैट्रिक्स. उसके बेसिस पे हमने ये निर्णय ले लिया था दैट वी विल रीबैलेंस टुवर्ड्स चाइना. उसके बाद ये सब शुरू हो गया 2611 और बड़े कारण, एंड वी डिडंट रीबैलेंस. व्हेन डिड वी रीबैलेंस? आफ्टर गलवान. तो मैं ये कह रहा हूँ, अब कम से कम नाउ यू हैव फेल प्रूफ डेटरेंस. व्हाट इज फेल प्रूफ डेटरेंस? यू हैव ऑलरेडी इनफ फोर्सेस, थोड़ा सा इंफ्रा, और ये टेक्नोलॉजीज कौन देंगे आपको? स्टार्टअप्स. फेल प्रूफ डेटरेंस से क्या होगा? That you will make sure that the larger Sino-Indian relationship
is not hostage to the LAC. अभी क्या होता है? If you rely too much on CBMs and not your deterrence, what happens? Foreign policy, diplomacy comes to rescue failures of deterrence. Diplomacy must ride on strong deterrence. You ensure LAC में deterrence and now see where you have to invest. अभी देखिए दूसरी हकीकत भी क्या है? The military component of the power differential with China is $400 billion. It is a fact. There are limits to valor. So you now need to see, as I was saying, thoda defense spending. What about investments in strategic instruments of deterrence? Missiles, hypersonics, those instruments which target Beijing and the western coast. तो ये पूरी सोच जो आप कह रहे हैं ना, it is turned to the seas within these budgets, but it is entirely possible to do this without becoming exorbitant on your budgets. अब उसमें वो पहली बात जो मैंने बोला, if you are not economical with your costs, आप कितना भी बजट बढ़ा लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे अमेरिका का हाल है, $950 billion and an opera of failing deterrence. तो ये जो पूरा comprehensive reform है, startups, declining costs, ये सब चाहिए. So you have to look at this whole thing as a integrated enterprise. आप सब कुछ कर लें और R&D में पैसा ना लगाएं, मतलब ही नहीं है. So अभी we are in the big league. We can't have those lower order laziness inefficiencies of the past. अभी तो चाइना से मुकाबला है यार, यूएसए से भी मुकाबला है. डायरेक्ट ना हो तो हम बात करते हैं ट्रम्प के साथ. इफ वी हैव अ फेवरेबल ट्रम्प टीम, कैन वी रीच अ मॉडस्ट विवेंटी ऑन दिस टैरिफ्स एंड टेक्नोलॉजी? वो तो कह रहे हैं टैरिफ बढ़ाओ वगैरह, उसमें हमें कुछ करना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी इज सर्टनली, जैसे हमने सेमीकंडक्टर्स में किया है, आप एआई में करो, उसमें करो. देखो आप ये फेल प्रूफ डेटरेंस कर लो चाइना के साथ वहाँ पे. और देखो एक और बात है कि चाइना इज नॉट डन दिस डील आउट ऑफ सर्टन गुड नेबरलीनेस. 4 साल वी हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और बहुत जगह वी हैव बीन प्रीटी फर्म. द मैसेज हैज गॉन टू हिम दैट एलएसी पे इतना आसान नहीं है. बट नाउ वी मस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दी अदर्स. नहीं तो फिर वही 10-15 साल बाद हमको यहाँ गैप नजर आएगा. तो आर मेन थिंग इज दैट इन द स्ट्रेटेजिक मिलिट्री डोमेन वी आर नॉट थिंकिंग विद द शार्पनेस. हमारी जो सोच है वो उतनी, व्हाट इज द वर्ड फॉर, उतनी पैनी नहीं है. It has to be very focused. सर वेस्ट एशिया में भी हमने को जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हमने ये देखा था कि जो ड्रोन्स हैं दे हैव प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल और बिलियंस ऑफ, हमने वो लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था. लेबनान का कॉन्फ्लिक्ट एज अ मिलिट्री लीडर अगर आप देखते हैं आप, बिकॉज लेबनान इज प्रोजेक्टिंग इट एज अ विन कि लाइक वी फोर्स्ड नेतन्याहू टू विड्रॉ. उनके पास हमारी 1 इंच जमीन नहीं है. सदर्न लेबनान के आगे हमने उनको बढ़ने नहीं दिया थ्रू आउट द कॉन्फ्लिक्ट और वहाँ से भी उनको लास्ट में छोड़ के जाना पड़ा है. सो इट्स अ विक्ट्री फॉर लेबनान और ये जीत आई है, ये लेबनान के लोगों की जीत है. इस तरह से प्रोजेक्शन किया जा रहा है. व्हाट व्हेन यू लुक एट इट, डू यू लुक एट इट एज अ विक्ट्री ऑफ लेबनान और अ मिलिट्री विक्ट्री फॉर इजराइल? बिकॉज मिलिट्री में तो सर फिर आप ऑब्जेक्टिव्स देखते हो ना, आपकी सक्सेस या फेलियर इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव थे उनमें से कितने अचीव हुए. हसन नसरल्लाह को मारना तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता बिकॉज वो तो वैसे भी मार सकते थे उसको पहले भी. यू नीड नॉट टू हैव अ वॉर विद लेबनान इन ऑर्डर टू डू सो. हाउ डू यू एनालाइज इट? तो ये मेरा ये मानना है कि 1967 was a benchmark moment in geopolitics of West Asia. उस टाइम जो इजराइल को अरब नेशनलिज्म से चुनौती थी, इजिप्ट, जॉर्डन, एंड दे थॉट क्या है ये इजराइल एक छोटा सा देश है, इसको हम खत्म कर देंगे. नासिर के जमाने में, अब्दुल गमाल नासिर. When Israel came out winner in that war, 67 and 73, थोड़ा reverse, but ultimately Israel, the IDF acquired an aura of invincibility. कि भाई nobody can touch Israel, even in a very adverse neighborhood. और ये मानना पड़ेगा. IDF और फिर ये सब, this was a thing. जब ईरान आया और ईरान ने ये जो प्रॉक्सीज खड़े किए, हमास, हिजबुल्लाह, ये वो जो ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी थी वो उस पर चोट लगी इजराइल की. इट्स नो लॉन्गर इनविंसिबल. इट इज़ ऑल्सो नॉट ऑटोनमस. पहले इजराइल ने यूएसए को बोला कि आप हमको बस मदद करिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, वी विल सॉर्ट दिस आउट.
Today, could they have survived without THAAD? So, invincibility और autonomy पे चोट जरूर लगी. तीसरा मेरा ये मानना है कि इन्होंने ये जो सिविलियन कैजुअलिटीज की है, गुड आर्मीज डोंट डू, इतना नहीं, उससे भी इनका नुकसान हो. And I've been constantly arguing when I respect IDF a lot, but they have overdone this card. I think Indian Army has been far wiser in Kashmir. Yes, कोई कंपैरिजन नहीं है. ये करना ही नहीं चाहिए. तो ये तीन चीजें हैं. बट देखिए दो चीजें, क्या उनको नुकसान हुआ है? बिल्कुल हुआ है. हिजबुल्लाह हिल गई है, हमास को भी चोट. देखिए प्रॉब्लम क्या है, आई एम टोल्ड Hezbollah, Hamas had some 42 battalions. 21 have reconstructed. Yes. And Petraeus puts it very well. He says degradation is only when you destroy their ability to reconstruct. वो नहीं हो रहा है. So on military, but yes, see some things like Nasrallah is not an ordinary commander. Nasrallah का जो weight था वो सीरिया में भी था. ये जो अलेप्पो में हुआ है, it is because of Nasrallah, because of Hezbollah infrastructure. See, Syria was a base for Hezbollah. तो इन्होंने जो air strikes की हैं, जो वहाँ ammunition उठाया है, नडास को मारा है, all that. तो I'm saying today it will be 70-30 in Israel's favor. But at one time it was 95-5. That invincibility has gone. IDF का वो चमक नहीं. And they also have a problem. AD interceptors नहीं है, THAAD नहीं, उनको रिजर्विस्ट के साथ प्रॉब्लम है. देखिए सर, इजराइल ईरान का हम देखें, जो ईरान वाज बेसिकली तो रिंग मास्टर तो वही था ना, ईरान ही. सर एक दिन के अंदर उन्होंने सारा एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा के रख दिया उनका. ये थोड़ा वेस्टर्न नैरेटिव. आई डोंट नो हाउ इट इज. दोनों साइड्स यू डोंट नो व्हाट हैपेंड ऑन दैट नाइट. नहीं, वो फरीद ज़करिया आकर के यहाँ पे बता रहा था ना घूम करके कि मतलब आप भी खरीद रहे हो S-400, देख लो S-300 का क्या हाल हुआ है, एक दिन में सारे उड़ा के. प्रूफ क्या है? मैंने भी सुना है. अच्छा, उधर की कहानी क्या है? That F-35s were detected. वो भी ट्रू है क्या? Stealth aircraft were detected. So this is a matter of narratives. You will not know. अच्छा, अगर इतना वीकन हो गया होता, Israel would have gone for the final kill. छोड़ता वो ईरान को? I don't think so. So I don't know. But then उस रात को हुआ क्या असलियत? That nobody knows. Both sides are claiming. आप कहते हैं साहब आपने F-35 पिकअप कर लिए, और वो कहते हैं कि नहीं आपने S-300 डिस्ट्रॉय कर दिया. I think the truth lies somewhere. Not only S-300 डिस्ट्रॉय कर लिए, एंटायर एयर डिफेंस सिस्टम ही डेसिमेट कर दिया पूरा. तो फिर अगर इतनी आप में काबिलियत है तो रशिया के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? वो तो सर ये लॉजिकल क्वेश्चन है ना, ये लोगों को पसंद नहीं आते. आई एम नॉट टू श्योर, बट आई डोंट थिंक इट इज दैट. इट इज नॉट दैट. बट यू सी, जब हम इसकी बात करेंगे ना, अच्छा दूसरी देखो बात के लेवल में बड़ी बात ये है, अभी लिटानी रिवर के नॉर्थ में हिजबुल्लाह चली गई है, साउथ में इजराइल है, IDF 60 दिन में वापस आ जाएंगे. Who will enforce the ceasefire? लेबनीज आर्मी का तो ये हाल है. मैंने सुना उनके जो सोल्जर्स हैं, जवान हैं, $100 अ मंथ सैलरी. वो तो मूनलाइट करते हैं टैक्सी चला के. ये आर्मी क्या उसको इन्फोर्स करेगी? और नेतन्याहू साहब कहते हैं कि अगर कोई वायलेशन हुआ, अगर रीआर्म हुए, अगर आपने टेररिस्ट एक्टिविटी रिज्यूम की, अगर आपने टनल खोदे, तो हम दोबारा करेंगे. आई डोंट सी दिस सीज़फायर लास्टिंग वेरी लॉन्ग. दूसरा एक और बात दो चीज में, हिजबुल्लाह ने चोट जरूर खाई है, बट आई एम टोल्ड 80% ऑफ इट्स इंफ्रा इज इंटैक्ट बिकॉज़ इट इज अंडरग्राउंड. दूसरा 2006 में जब वो लिटानी के नॉर्थ में गए, दे हैड कत्यूशा रॉकेट्स, मामूली रेंज थी. अभी दे आर लॉन्ग रेंज फोर्स, वो नॉर्थ से भी आपको मारेंगे. तो नुकसान तो जरूर हुआ है. एंड हिजबुल्लाह हैज एग्रीड टू इट जस्ट बिकॉज दे वांट टू रिकॉन्स्टिट्यूट, रिकैलिब्रेट. दूसरी ये बात माननी पड़ेगी, इतना नुकसान के बाद 16 लीडर्स, 3000 रैंक एंड फाइल, वर बैक इन द बिजनेस. हाइफा पे फायर खोल रहे थे, वहाँ फायर खोल रहे थे. इस सेंस में जो ईरान की प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी है यार, हूथीज अब्राहम लिंकन पे मिसाइल मार रहे हैं. द ईरान प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी has worked to a large extent. ईरान की अपनी मिलिट्री वीकनेसेस होगी, बट सी अगर इन्होंने ज़्यादा दबाव डाला, दो प्रॉब्लम्स है इन द मिलिट्री एस्केलेशन ऑफ इजराइल. ईरान इज जस्ट 2 weeks फ्रॉम वेपनाइजेशन एंड अबाउट 8-9 weeks फ्रॉम ऑपरेशन. 10-12 हफ्तों में दे विल बिकम अ न्यूक्लियर पावर, अगर उन्होंने मन बना लिया. उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस? एंड दिस इज वेयर ट्रम्प विल आस्क नेतन्याहू टू गो स्लो. अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा डर क्या है कि वेस्ट एशिया में रशिया और चीन का दाखिला नहीं होना चाहिए.
अगर सीरिया कमज़ोर पड़ा, जो लग रहा है, अलेप्पो तक पहुंच गए, मैंने सुना वो अगला जो टाउन है हम वहाँ पहुंच गए 150 किलोमीटर्स फ्रॉम डेमेस्कस। रूस और चीन का अगर दाखिला हुआ तो जो प्रॉक्सी वॉर यूरोप में हो रही है वहीं होगी। So it is not going to be between Iran and Israel. It's going to be. Sir, what do you think militarily? What is this obsession with Syria? See, सीरिया का पूरा खेल ये है that सीरिया में it is Israel and the Americans versus and anti-Assad forces versus Bashar al-Assad versus Iran, Hezbollah. और उस तरफ टर्की भी है उनके साथ, तो टर्की ने भी मदद की है HTS का इसमें। टर्की तो सर हमेशा पिछली बार भी जब सिविल वॉर शुरू हुई थी, जब हुई क्या थी, कराई गई थी तो आईसिस बना करके, तो उस समय भी जितने आईसिस फाइटर्स दुनिया भर से आते थे वो ट्रांजिट कहाँ से करते थे? इस्तांबुल से करते थे। दे वर ऑल सेंट इन बाय टर्की। सो नाउ इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम। सीरिया में ऑल द एमुनिशन डंप्स फॉर हिजबुल्लाह आर इन सीरिया। If Israel has to attack Iran, it has to take out all those radar AD systems which are in Syria. So Syria in that sense has become an operational contest between Israel and Iran. उसमें ये टर्की वर्की भी दाखिल हो गए। अब देखिए जो HTS है, it is an affiliate of the Al-Qaeda, तो टेरर एंगल भी आता है। And Russia is propping up Bashar al-Assad because of the larger proxy war. HTS का सारा इक्विपमेंट अमेरिका से आया है। So it is that आईसिस का भी सारा वहीं से आया था। एंड टर्की का एक इंटरेस्ट ही है। टर्की इज एक्चुअली प्लेइंग दिस मिडिल गेम फॉर वेरी लॉन्ग। इनके भी ना ये फंसने वाले हैं। दे कॉल नेतन्याहू अ वॉर क्रिमिनल एंड येट इन मेनी एक्शंस लाइक दिस HTS दे आर ऑलमोस्ट ऑन हिज साइड। So Turkey is playing this game. सर वो मुस्लिम ब्रदरहुड का कैरेक्टर है सर। So it is a very complicated game. But देखिए ये हुआ क्या यहाँ पे? Russia was distracted by Ukraine. It pulled out its generals. It pulled out its air power. Wagner भी नहीं है अभी। Wagner भी खत्म हो गया है। ये जो weakening of Russian presence, Hezbollah presence, it was no coincidence. They were watching HTS कि भाई Hezbollah भी कमजोर हो रहा है because of what is happening in Lebanon. So it can open up a new war zone. और अगर Russia, if Assad is taken out of power, जो लार्जर प्रॉक्सी वॉर है वो तो और घनिष्ठ होगी। तो ट्रम्प के वॉर एंड क्या वो तो बढ़ेंगे सर। लेकिन अगर हम देखें तो जो इराक में जो एसेट्स है, जो मिलिशिया है प्रो ईरान, वो अगर हिजबुल्लाह थोड़ी कमजोर भी हुई हो उनको डिप्लॉय कर देंगे सीरिया में। वही ना इराक मिलिशियाज वगैरह जो हैं, इराकी द इरानियन मिलिशियाज सीरिया एंड इराक, तो ये सबका मिला जुला खेल है। बट सबसे पावरफुल फोर्स तो हिजबुल्लाह थी। See, Hezbollah was not merely against Israelis. It was ये है पूरी सोच, the genius of that man whom we've discussed on your show. इमाद मुगनी है, अच्छा वो आपका कासिम सुलेमानी, उसका पूरा खेल है ये। It is a foreign policy crafting, create proxies. And the turning point was when Saddam Hussein was knocked out. When Saddam Hussein was knocked out, Iran stepped in with the Shia militias. तो ये शिया सुन्नी वाला खेल भी है। Sir, actually, sir, Iraq was always Shia majority country. It was being ruled by the Baath party. But that, whatever the facts are, but the fact was that because of him, Iran was kept in check. और देखो यार, now the larger issue is what? I don't think it is this. The larger issue is who is the major power in West? Sir, can you put Iran back? Iran is a very old civilization. Sir, लेकिन I just want to ask, आपने पहले सद्दाम को हटाया। He's an extremist. He's a weapons of mass destruction, this and that. उसी सदाम हुसैन को जिसको आपने यूज किया था ना ईरान इराक वॉर, ठीक है, आपने उसको मिसाइलें भी दी, पैसे भी दिए, सब कुछ दिया था। देन आपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक थ्योरी फ्लोट करी जो कि फेल फ्लैट। Lack of common sense in international security. Yes. Many Americans say the biggest mistake was taking out Saddam. Yes. So आपने पहले उसको हटाया, फिर उसकी जगह पे जो लोग इंस्टॉल हुए शियाज, अब आपको उनको हटाना है। मतलब पहले आपने सुन्नियों को मारा, अब आप शियाओं को मार रहे हैं। मतलब ले दे करके आपने मुसलमान मारने हैं, ठीक है। एंड लॉजिकली अगर आप इसको देखो, ठीक है,
अच्छा ये मुसलमान नहीं मान रहे, आप सबको डेमोक्रेसी बनाओगे। नहीं सर, Whereas there are so many forms of government. सर You can't teach your democracy to India. You can't teach your democracy to China, not to Iran. They Yes. are all old civilization. हाँ, एंड आप बेसिकली आप एम्पावर किसको करते हो? इनको तो मार रहे हो, जो डिसिप्लिन लोग हैं वर्दी पहनने वाले, इनको मार रहे हो। और ये जो टोयोटा की एसयूवीज देते हो और जो आरपीजीज देते हो, जो रॉकेट लॉन्चर्स और ये सारे देते हो, वो किसको देते हो? आईसिस को देते हो। जो जेलों में बंद थे इराक में, उनको निकाल करके, जो ऑलरेडी सद्दाम ने लॉक किए हुए थे, उनको निकाल करके उनको आईसिस में भर्ती कर दिया, आईसिस बना दी। बगदाद में आईसिस बनी, लड़ रही हो जाके सीरिया में। आई मीन सर, ये So you needed the common sense of Trump to tell you that end the endless wars. Yes. क्या बेवकूफी कर रहे हो? This is no way. और फिर वही रेफ्यूजी बन के फिर यूरोप में जाते हैं, फिर रोते हो कि हमारे ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। आई मीन दिस बेसिक कॉमन सेंस। तो लेकिन सर ये जो अमेरिका, अब देखिए उससे बड़ी बात, this is actually a critique of the Americans and many of us admire, बाकी उनका जो टैलेंट सिस्टम वगैरह है बड़ा अच्छा है, बट उनका स्टेट क्राफ्ट आप देखिए, किसिंगर ने उनको एक चीज सिखाई कि भाई एक गलती मत, नेवर, डोंट लेट रशिया एंड चाइना, बुनियादी चीज क्या क्या। सो आई keep saying common sense. Trump is common sense. Thank God he didn't go to Harvard. He may turn out to be USA's savior. Yes. सर लेकिन अब वेस्ट एशिया का यू लुक एट इट, वेस्ट एशिया, गोलान हाइट्स सर स्ट्रेटेजिकली तो इसराइल के पास है, तो दे डोंट नीड एनीथिंग मोर फ्रॉम सीरियंस बिकॉज दे ऑलरेडी ऑक्यूपाई द हाइट्स, ठीक है, जहां से बैठ के वो पूरा का पूरा सीरिया मॉनिटर कर रहे हैं ऑलरेडी। तो जब पास गोलान हाइट्स है, यू डोंट नीड एनी मोर टेरिटरी इन सीरिया। आप फिर से आप अंदर वो भेज रहे हो ये सारे के सारे, मतलब मिलिटेंट्स कह लो या आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कह लो, आप उनको पैसा भी दे रहे हो, ये भी सब कुछ दे रहे हो। मैं कहता हूँ वो असद को टॉपल ही कर देते हैं, मैं मान लेता हूँ असद टॉपल हो गया। व्हाट्स नेक्स्ट? सीरिया इज ऑल्सो 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन। वहां मिडिल ईस्ट में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन वही है। मतलब इजिप्ट इज नॉट लिटरली वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट, ठीक है, वो थोड़ा अफ्रीकन साइड में रहता है, बट प्योर वेस्ट एशिया जो है ना, वहां पे जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है इट इज सीरिया। अब वहां पे टॉपल कर देते हो, ये सारे जा करके ये आईसिस वाले या इनके जैसे स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, अलकायदा वाले, ये जाके वहां पे कब्जा कर लेते हैं, फिर उनसे लड़ने फिर जाएंगे बाद में। एंड पहला जो वेव ऑफ रेफ्यूजीज क्रिएट हुए सीरिया से, मिलियंस, अभी सेकेंड क्रिएट होगा तो कितने जाएंगे? This is a very good question. And not only me, very independent minds like John Mersheimer have been arguing this. कि भाई देखो, how sensitive is America to its own periphery. आपके इलाके में, in the vicinity of the Atlantic, तो कोई नहीं है threat. In fact, when you were threatened, you were far more brutal. जो इन्होंने मेक्सिको के साथ किया, कनाडा के साथ, क्यूबा के साथ किया। So if you are so respectful of your own periphery, does Putin need a periphery to be respected? Does China need a periphery? Taiwan इतना दूर, value के चक्कर में, और whatever, what do they call that? That whole Taiwan agreement, क्या नाम है? Anyway, you are not respectful of anybody else's periphery. That is the larger question. So I think USA really has to revisit its thinking on this. भाई जैसे आपको अपना पड़ोसियों का जो क्षेत्र है, वहां तो you ensure nobody comes. What happened when the Russians moved the missiles in the Cuban crisis? They were almost willing to take it to nuclear war. And हर जगह, बाकी जगह दखल under this value allies business. और दूसरी जो सबसे बड़ी चैलेंज उनकी है, देखिए ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इसको भी सुधारेगा, which is good for us. एक ट्रम्प सिंपथाइजर हैं एल्ब्रिज कोलबी, who says कि India, good news for India, is a far more valuable autonomous partner than all these pathetic dependencies in our alliance. Europe सबसे अमीर और डिफेंस में कुछ खर्च ही नहीं करना, USA ने खर्च करना है. At least we have stood up to China. They value that. We don't want your blood treasure. We only want technology. America is realizing the importance of our strategic autonomy. एक और बात जो मैं बात करता हूँ ना, एफिशिएंसीज की, आप ये देखो, रशिया economy $2 trillion. USA and West, who's winning? Russia. These are all
when you go into the deeper issues, when Elbridge Colby says that we now value autonomous partners like India and not those pathetic dependencies, he's pointing to Germany and all these places, NATO, वेटो. ये जो इनका वो था ना कि भाई वी कैन मर्कल कि भाई गैस मिलेगी प्यूटिन की और कुछ चाहिए नहीं हमको. एंड दिस सी आई हैव रियली यू आल्सो वुड हैव सीन इट 2000 onwards. I mean, it seemed to ये पूरी it was in the air. Intellectual snobbery थी पूरी कि भाई economy is the only thing which matters. Who needs armies? Fools fight. You are in the middle of the fight, my dear. You're up. Sir, So this concluding. Anybody, geopolitics is extremely brutal to anybody who is disrespectful of national security. अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा का निरादर करेंगे, consequences will be brutal. It spares nobody, not even the United States of America. Your budgets became inefficient, your statecraft, as I said. Advika, मैंने बताया आपको Advika. Advika के surrender से पहले, William Burns did an audit of 2 Ukrainian brigades. One had 15 artillery rounds. One had 44 mortar rounds. मजाक कर रहे थे आप. You had to surrender because you were disrespectful to national security. We must be respectful to national, not jackpot around the world. These are all these lessons which आप बिल्कुल peripheries we have to see. वही देखिए चाइना के साथ हमारी क्या प्रॉब्लम है. अभी जो प्रधानमंत्री जी और उनकी मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट सी की, इफ यू सी द रीड आउट, चाइना टॉक्स ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, एशिया साइलेंट. वी आर सेइंग मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर एशिया. उनका हिंट क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड बट यूनिपोलर एशिया, वन टाइगर ऑन अ हिल. So it flows from these issues. पूरी जो प्रॉब्लम्स है यहीं से शुरू होती है कि अमेरिका वांट्स अ स्टेबल पेरिफेरी बट टू द वर्ल्ड इट विल प्रीच. अब देखिए कैसे, एंड आई डोंट थिंक इट्स बाय एक्सीडेंट. मैंने आपके शो पे बहुत बोला है, क्रिक का एक बार जिक्र हुआ था. अब देखिए क्या हुआ. Putin goes to Z and says friendship without limits. You keep imagining what it means. तो सब Biden said, Blinken, Anthony Blinken, anything will happen but China will not give weapons. क्या हुआ? अरे from chips to microelectronics to jamming equipment to everything. जो भी शक था, नॉर्थ कोरिया ने 10,000 ट्रूप्स दे दिए. Friendship without limits. They will say there are no articles. They don't think like you यार. Article 5, Article 6, Article 7. ईरान से उनको ड्रोन्स मिले, नॉर्थ कोरिया से एम्युनिशन मिला. अच्छा, अगर ये सब मिल रहा है, वो क्या कर रहा है? देखो, रशिया is giving both North Korea and Iran missile technology to enhance their range and precision. North Korean missiles will point at the American heartland. Next time there is a crisis, Russia will say, don't look at us. Even the North Koreans are pointing at you. So this crick is not accidental. It has fragmented American power across theaters. This is the point I'm making, that India has to need long term. मैं कोई छोटी सी मिसाल बताता हूँ जो किशोर महबूबानी से. He says, when this whole business analyzing weaknesses, उन्होंने एक चीज देखा. Soviet Union fell because USA challenged the Soviet Union in its periphery. Europe, Eastern Europe, Japan, South Korea. देखो ये मानना पड़ेगा चाइना कितना दूरदर्शी है. आसियान खड़ा हुआ 1967 में. ASEAN, when it was set up, it was condemned by both Soviet Union and China. It was viewed as a American grouping. But ASEAN asked the Americans and the British for a free trade agreement. They were snobbish. They said, we don't do trade with you. We do it with the EU, European Union. EID. China was nobody. 2000, it does a free trade agreement with ASEAN. Today, in 2000, Chinese trade with ASEAN was $45 billion. Today it is $975 billion. USA's trade with ASEAN, 2001, $35 billion. Today it is $450 billion. The largest trading relationship in the world is not EU-America, though they're all allies. It is ASEAN and China. Now, when it comes to making geostrategic choices in ASEAN, जब उनका इतना strong trade है, will they not think twice? ये मानना पड़ेगा चाइना के. So when we talk of our statecraft, इन सब चीज़ों का मिश्रण होना पड़ेगा. See their periphery. They have actually done a very deep analysis. 100 साल जाके पीछे 200. लोग कहते हैं ना, अमेरिका writes a strategy. Yes, they write very good strategy. AI strategy, defense strategy.
तवज्जो एक पे नहीं, फॉलो अप जीरो, प्रोसेस. चाइनीज राइट स्ट्रेटेजीज टू डिसीव. तो उनका तो है कि भाई लुक ईस्ट फायर वेस्ट टू क्रॉस द ओशंस, रिसीव द हेवंस. दे हैव अ 100-year मैराथन. 100 साल से उनके सोल्जर्स, ब्यूरोक्रेट्स, थिंकर्स, डोमेन स्पेशलिस्ट के दिमाग में डाला है कि 100 साल में वी हैव टू बीट अमेरिका. किताबें लिखी जा चुकी हैं. Is that becoming a reality? Fortunately, yes. So I say यार जब ये स्ट्रेटेजी की बात करते हैं ना, स्ट्रेटेजी मत लिखो. 100-year मैराथन होनी चाहिए. दिमाग में होने चाहिए हर एक जनरल का ये वो कि भाई वी हैव टू बीट देम. दिस इज द चैलेंज विद चाइना. और देयरफॉर वी हैव टू, बार-बार मैं कहता हूँ, वी हैव टू स्टेप अप आवर गेम. चीजें हो रही हैं. सर लिबिया में भी हम देख रहे हैं, लिबिया हैज बिकम द ग्लोबल सप्लायर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलीगल आर्म्स एंड एम्यूनेशंस. मतलब एक तो स्ट्रीट फाइटिंग जो चल रही है वहाँ पावर को लेकर के, वो तो अलग है. देर आर जोन्स क्रिएटेड. अभी जब अमेरिकन भी गए जब अफगानिस्तान से, तो मेजॉरिटी ऑफ द वेपन्स दैट वर लेफ्ट देयर, दे लैंडेड अप इन सीरिया एंड दे आर ओपन फॉर सेल. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस खरीद के लेके गई हैं वहाँ से. आई होप कि द इंडियन अथॉरिटीज आर कीपिंग अ ट्रैक कि उनमें से कुछ हमारे यहाँ ना आ जाए. डू यू थिंक कि ये जो वेस्ट एशिया को जो डिस्टेबलाइज, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं सर, वो बहुत सेलिब्रेट करते हैं. मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, सेलिब्रेट करते हैं ना, बिकॉज कि यार चलो, अरे मार दिया इजराइल ने, मार दिया, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ. मैं कहता हूँ यार वो आपको आज नहीं समझ में आ रहा है. ये जो डिस्प्रपोर्शनेट बॉम्बिंग होती है ना, कि आपने 1 लाख पाउंड बम एक दिन में गिरा दिया, आपने 5,000 लोग एक ही दिन में मार दिए. मैंने कहा यार दिस इज नॉट ब्रेवाडो, ठीक है, दिस इज नॉट ब्रेवरी. मैं कहता हूँ यार ये तो ठीक है, आपके पास बॉम्बर है, आपके पास अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे का बम है, आप लेके गए, आपने वो पटका खोला, वो सारे बम गिरे, लोग मर गए, कोई दिक्कत नहीं है. आई मीन उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होती है, जो जब लिबिया में क्रिएट हुई, कि वो आर्म्स मार्केट इतनी बड़ी ग्लोबल बन के खड़ी हो गई. अफगानिस्तान में जो हुआ, उसका जो रिपल इफेक्ट अभी आप पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं. जब ये कंट्रीज डिस्टेबलाइज होंगी, आपको क्या लगता है ईरान जब डिस्टेबलाइज होगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ नहीं पड़ेगा? There is a huge Shia population in India which is spiritually very much attached to the Khomeini and his regime. I mean, he's the Imam. You like it or you don't like it. Maybe you don't understand the significance of it. But if that happens, and if Khomeini is killed like Nasrallah was killed, I mean, the streets in India will also feel the heat. तो सर ये जो वैक्यूम क्रिएट करके जाते हैं, और फिर वैक्यूम में जिस तरह के लोग आते हैं, और फिर वहाँ पे जिस तरह के काम धंधे शुरू होते हैं, वहाँ के जिस तरह के हथियार आते हैं, फिर आपके एनिमीज उनको यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज वो तो कॉन्फ्लिक्ट जोन के हथियार हैं. आप तो नहीं कह सकते ये तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो है ये राइफल है, या आप ये नहीं कह सकते ये तो चाइना की मेड राइफल है. वो तो अमेरिकन मेड राइफल होगी, रशियन मेड राइफल होगी, वो तो इलीगल मार्केट में बिकी है. So, and people will get killed here also. So don't you think, sir, please explain this a little to our viewers. War is good, but senseless war, how dangerous it can be. तो बिल्कुल, I mean, I'm nobody to explain, but I can just give a few comments in humility. I agree with you totally. My whole argument is that invest in deterrence. Don't need to fight. Wars are a sign of geopolitical incompetence. If you have to get to fighting wars, it is geopolitical. For example, we should measure our relationship with China and see, fight only if you are strong. If you are not strong, don't fight. What is the wisdom in fighting if you are not strong? But we can deter China. जो दूसरा argument है ना, that is also a very good argument. Should we look at the world from this perspective of Western values and democracies? Or should we look at the perspective of civilizations? Indian civilization is very different from the American civilization. We are also a democracy. We have an entirely different set of values. Our democracies will be different. America should respect our democracy and not expect us to ape them. And we should not ape them. Offline जो हम बात कर रहे थे, हमारी problem ये है that we went and aped the Western system at the cost of our own civilizational sense. So you're right, India is a great civilization, Iran is a great civilization, China is a great civilization. So is America a great nation. It's a nation of innovation. Can we respect each other instead of trying to paint the world in the American eye? कि भाई सबको अमेरिकी बना दो.
And it is the same hubris which has led to things like attacking Libya, and see, even Iran, somebody said that America made the mistake of investing in the dynasty and not the people. The people rebelled when the Shah was overthrown and all. And it is also invested in the wrong dynasties. So, America का problem क्या है कि they make two very different arguments. एक तरफ तो preach करते हैं value and suddenly American self-interest. So either you see the world from a realistic prism कि भाई everybody is self-interest, or you see it from the civilization prism. Civilization prism से देखोगे, then you should learn to coexist. और self-interest के देखोगे, if you real hard ball, हमें क्या करना चाहिए? That is the question. मेरा ये मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम is a very good idea. One earth, one family. But why forget the wisdom of Swami Vivekananda, who said that ultimately the world is but a gymnasium where nations come to make themselves. So power is inherent. So we have to play both the games well. That is all we can do. And I think in the immediate aftermath of our independence, the mistake that we made, that while we embrace some good Western practices, we forgot the wisdom of our own chaps. Swami Vivekananda, Guru Tegh Bahadur, Chanakya, so many others. We are not merely a land of spiritual thinkers. We are also a land of hard-nosed realists. And warriors as well. And warriors. We should combine that in our statecraft. हम बात कर रहे थे बाहर. I mean, look at Ramayana, look at the Mahabharata. I'm not well read on them, but they have some very powerful lessons. So from that sense, we have to do this. And also the smarter Americans are now beginning to realize this. They don't want to impose their values on our values because ऐसा होगा नहीं. And see, today China, the country may be different from yours. They have a different system. They are a powerful country. Their economy is 80% of your economy. Look where they are in technology. You will have to find a modus vivendi. As somebody says, America, if it can reconcile to the fact that it is no longer undisputed number one, if it can make strategic adjustments to the fact when it may be number two, no given, China also is in a lot of trouble. That is the challenge for USA because they have been number one for so long. उनको तो और कोई these are the challenges. अब मैं ये कहता हूँ, how can we use this to complicate China's rise? There are many smart ways of doing that. Because we are also number 3, but we have the advantage that while 1 and 2 battle it out, how can we make sure to complicate China's rise and secure our own rise? That is also not a given. Amrit Kal needs to be secured. So therefore it is also, I think, a very interesting time in geopolitics. These are the grim challenges across domains. Somebody said, it's a very good argument. National security is economic prosperity. उनको अलग silos में देखना ही नहीं चाहिए. हम उसको अलग silos में देखें. The other day I was in Ideas India's conclave in Bangalore and some of the smartest economists were in the room. Very good economists. $10 trillion की बात हो रही थी, $12 trillion. मेरा ये comment था, पूरी उस बातचीत में not a word about national security. So economists, if national security is an afterthought in your thinking, कि भाई सारी केक बांट ली अब, that's not a very wise way of thinking. भाई the guy who shaped America's national security future was not a strategic thinker. He was an economist, Andrew Marshall. So he was a near Nobel laureate in economics, but statecraft, देखो, this is the kind of people we need. हमारे यहाँ भी है. After K. Subramaniam, we haven't had any. But see, look at his wisdom. 1980 में he predicts that China will rise. When it was not the flavor, अब तो मैं भी बोलता हूँ, आप भी सभी बोलते हैं. And he said China's rise will not be peaceful. ये है penetrative thinking. दूसरी बात. So just for our viewers, 5 seconds. I lose this thought फिर. हमको बताया गया साहब, Cold War was won because America's Soviet Union economy collapsed and American economy triumphed. True, but part truth. It was also a contest of accuracies in technology. Chips. Because of chips, America won. So there is a whole story to it.
हमको बस एक इकोनॉमिक स्टोरी बताइए। ये सब By the way, K. Subramaniam is the father of our foreign minister, Dr. S. Jaishankar. you go back to his articles of history. They are distinct. They are unique. He was a civilian who first argued for a CDS. Yes. Not a Fauji. And he said, जब लोगों ने कहा CDS बड़ा powerful हो जाएगा, he said CDS will strengthen civil military control. How perspicacious. So India today needs civilians who resonate with the military on national security. मैंने आपकी ये बात की ना, आप लेटेस्ट फॉरेन अफेयर्स लीजिए आपके दर्शक, उसमें एक आर्टिकल है टोटल वॉर, मीरा somebody. अरे यू सी हाउ सिविलियन राइट्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी, व्हेन आई रेड इट मेरे को लगा यार मैं जनरल हूं एंड आई कांट थिंक लाइक दैट, शेम ऑन मी. सिविलियन, ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन आना चाहिए. Civilians who write on matters of national security and resonate with military. सर के सुब्रमण्यम ने तो सर इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी उसके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, बट ही वाज sabotaged by ब्रजेश मिश्रा. Read his book Shedding Shibboleths. Yes. Shedding Shibboleths. Brajesh Mishra, didn't pay heed to his advice, but he was no doubt one of the biggest strategic geopolitical thinkers. Original thinkers. Moving ahead, sir, आ जाता है यूक्रेन वॉर. 1 महीने में खत्म हो रही है, 15 दिन में खत्म हो रही है, 2 महीने में खत्म हो रही है. मतलब वो वॉर शुरू हुई, उसके बाद में वॉर शुरू हुई, खत्म हो गई, मतलब सीज फायर हो गए, वो वॉर चल रही है. और मतलब इंडियन मीडिया अगर किसी चीज़ से टायर्ड हो जाए ना सर, तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत लंबी चीज़ है, क्योंकि 15-20 दिन 25 दिन तक तो ये लोग भी लगे रहे. रोज बता रहे थे, बड़े बड़े थिंकर्स आ रहे थे टीवी पे कि बस कल रशिया लपेट रहा है, परसों रशिया लपेट रहा है. ने रशिया लपेट पाया. और बाय द वे जितना यूक्रेन को पैसा दिया गया फ्रॉम द अमेरिकन टैक्स पेयर्स, जितना एम्यूनिशन दिया गया, जितना कटिंग एज टेक्नोलॉजी दी गई, जितना इंस्टीट्यूशनल मॉरल ग्लोबल सपोर्ट खड़ा किया गया हॉलीवुड से लेकर के, मीडिया से लेकर के, सब आई मीन रशिया हैज फॉट प्रीटी वेल अगेंस्ट ऑल ऑड्स, विदाउट एनी एलाइज, अंडर सैंक्शंस. मतलब sustaining this long is a. तो देखिए 2 लेसन्स हैं इसमें which we should consider. एक तो युद्ध की हकीकत क्या है, what is happening on the front lines, जो उसकी ना जैसे कहते हैं कि अग्रिम पंक्ति हैं, front lines. ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि does technology alone matter, certainly not. See what's happening in Ukraine. Russia is winning on the ground क्योंकि मैन पावर, सैनिकों में उसके जो सैनिक हैं 3 गुना, मैन पावर एडवांटेज 3 times, drones advantage 6. Who started drones? Ukraine. Who has copied and mastered? Russia with Iran. आप सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, ये ईरान को भी मानना पड़ेगा. उन्होंने ततारिस्तान में फैक्ट्री लगाई 6 times, मैन पावर थ्राइस, ड्रोन 6, आर्टिलरी 10 times. अच्छा देखिए ड्रोन्स ने फिर क्या कमाल किया. Drones have gone through trenches, they have penetrated tanks, they've been used as strategic air power. देखिए इन्होंने क्या किया इंफ्रा में. जो पावर कैपेसिटी है यूक्रेन की, उसकी क्षमता 60% कम हुई. डिग्रेडेड पावर. हीटिंग कैपेसिटी 80%. विंटर इज कमिंग. ट्रम्प इज ऑल्सो कमिंग एंड यूक्रेन. Who's winning? Russia. You have to concede. You have to concede this. Sanctions, उसने sanctions ऐसे घुमाए हैं that Germany is supplying, violating sanctions, supplying directly to Russia through a third country. Sanctions भी लागू नहीं हुए हैं. और जो ब्रॉडर उसका पुशबैक हुआ है, जो अभी ब्रिक्स वगैरह समिट में था, भाई प्यूटिन और चीन वगैरह कह रहे हैं कि हमारा आपसे जरा सा मतभेद होता है और हमको सैंक्शन लगा देते हैं. पुशिंग अस आउट ऑफ द स्विफ्ट सिस्टम, वी विल क्रिएट अ सिस्टम. ये जो अमेरिका की जो ह्यूब्रिस just got challenged solidly. वो भी पूरा पुशबैक है वो ब्रिक्स वगैरह में. तो these multilateral institutions which have failed, I mean Russia, BRICS is the new कर्म भूमि of China. सर सॉरी, अब इसी आदि डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आया था ट्रूथ सोशल पे, जो कि ट्रंप की खुद की सोशल मीडिया कंपनी है. ट्रंप हैज पोस्टेड ऑन इट कि ये जो ब्रिक्स की करेंसी की बात आ रही है, हैव यू सीन दैट स्टेटमेंट? मैं व्यूअर्स के लिए एक बार पढ़ देता हूँ वो एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट दी है डोनाल्ड ट्रंप ने. द आइडिया दैट द ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर while we stand by and watch is over in capitals.
We require a commitment from these countries that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100% tariffs and should expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy. They can go find another sucker, quote unquote. There is no chance, the sucker is in quote unquote. There is no chance that the BRICS will replace the US dollar in the international trade, and any country that tries should wave goodbye to America. तो पहला कमेंट तो यही है भाई, not wise to quote Trump directly, you end up quoting sucker. No, but see, this is a challenge. Now, if this is Trump's reaction, क्या trade war, क्या currency war भी. Yeah. So this is. अच्छा, दूसरी बात I wanted to just tell you, मैं एक है अलेक्जेंडर मर्कूविस, उसको जरा देखा करें. He does very good analysis. And one on channel called Red Mike, सौरभ शाही, हिंदी में करता है ये जो विश्लेषण है, वेडी very good. So I was mentioning the civilians. You also watch सौरभ शाही. अब अच्छा, दूसरा देखो तो मेन, एक तो ये फ्रंट लाइंस में क्या हो रहा है. So everything matters in national security. Your military industrial complex, drones, मतलब agility, startups, manpower, वो चैलेंज भी कहीं नहीं गया. लोग कहते हैं ना बड़ी सिंपली, ड्रॉ डाउन कर दो आर्मी को. You should not be foolish. Look at the challenge there. Today the biggest problem is that Putin can generate manpower. उनकी army is getting old, 40-year-old, 50-year-old, क्या लड़ेंगे? They don't have the manpower. और वो जो Ukrainians who have, this is how Europe, वो जो भगे हैं यूक्रेन से not fighting, they are getting subsidized living in Europe. मतलब if you run away from the fight, you see how it's working in complicated ways. ये problem है. दूसरा escalation. देखो, escalation has to be seen. In India, we don't talk of deterrence, escalation control. They are very sophisticated topics. For example, in our case, conventional domain में who has escalation dominance with China? Strategic domain में who has, nuclear में who has? See how it play out in real life. So North Korea sends 10,000 troops to Kursk with 6 generals. And Putin says that I will have the right to get North Koreans to escalate the fight. So the West says, all right, you escalate. I have got what you have seen so far. Storm Shadow, ATACMS. ATACMS fire होते हैं, the American Tactical Missile System, which is long range, 300 kilometers and all. क्यों किए? वो भी देखिए शुरू में आपने नोटिस किया होगा, आपके हमने शो पे बात की थी, HIMARS javelins. HIMARS were so accurate, they took out all 50 Russian ammunition dumps. The Russians develop jamming equipment, disable the satellite signals, HIMARS becomes inaccurate. HIMARS becomes inaccurate. ये हुआ. HIMARS becomes inaccurate, so they can't target the ammunition dumps. And Russia moves the ammunition dumps and its aircraft and all beyond पीछे ले आता है. Range of 250-300 kilometers. और USA ने यूक्रेन को बोला है that you can't use those long range systems. So now as Russia is winning the fight on the front line, its logistics is untouched. Ammunition, reserves, ask any army chap. If I can't fire in depth, I'm fighting a foolish fight. Right. Anyway, तो अभी escalation में ये finally Biden in the dying days of his administration lifts this. Storm Shadow आ गए, ATACMS आ गए. ये जो Storm Shadow missile है, there is a command post in a place called Marino. इनको कुछ int मिला कि उनका Russian defense minister, the Russian general in charge of this area north, and 5 North Korean generals were there in the command post. जब ये Storm Shadow missile fire हुई, उसमें से एक North Korean general और 3 to 4 officers have been grievously injured or killed. But in the escalation dominance, Storm Shadow missiles have gone and targeted chaps you got from outside North Korea. Now this angers Putin, and West thinks कि भाई उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं है. And then he unveils that wonder weapon. That wonder weapon is Oreshnik. अब Oreshnik क्या है? Range है 5,000 kilometers. Why has Putin built it smartly? Because Trump pulled out of the intermediate range nuclear force treaty.
उन्होंने कहा भाई आप इसमें नहीं कर रहे हो, वी पुल आउट ऑफ द ट्रीटी, which gives Russia the opportunity to build these missiles, 5,000 kilometers. And they have good scientists. I am told it is precise. Mach 11, Mach 12, that at impact, it generates temperatures of 4,000 degrees centigrade, जो आपको nuclear bomb में मिलेंगे. So people are saying it is a nuclear bomb in terms of precision and destruction capacity. And there is no European AD system, American AD system, which can intercept Oreshnik. And they have a large arsenal of Oreshnik. So look how the deterrence game is playing out. और इन्होंने क्या किया, ये जो दिनेप्रो में जहाँ फायर किया है, there is a Avintosh air base. मैंने सुना गहरा नुकसान हुआ. And the larger signaling is what? कि boss, we have Oreshnik. आपके पास कोई AD नहीं है. और लैवरोव ने एक स्टेटमेंट दी है, चेतावनी दी है, यूरोप का जो पूरा एडी सिस्टम है ना, लाइक इजराइल्स आयरन डोम, इज इन अ पोलिश बेस कॉल्ड रेजिकोवो. जो एजिस है ना, जो सी वाला है, उसका लैंड वर्जन पोलैंड में है, रेजिकोवो में, एंड दैट प्रोवाइड्स द होल एडी डिफेंस टू यूरोप. तो ब्रसल्स, बर्लिन, ये वो सबको. लावरोव ने कहा है अगली बार आपने ये फायर किया, इफ यू एस्केलेट, ये ओरेश्निक हम रेजिकोवो पे दागेंगे. You have no AD to intercept it. If it goes there, you see what will happen. The Europeans will be bereft of AD. And the larger messages, ki not only here, NATO headquarters, Western capitals, and if you follow it through, then also Washington and nuclear domain. Now, who's winning the escalation dominance? Ground पे तो है ही आपका. My plea is कि भाई वो तो आपने देखना ही है. We are under-invested in strategic deterrence, in these various kinds of missiles, layering, AD. इस पे हमने ध्यान देना चाहिए. It is not theoretical. They play out in actual war. So we have to think through this very carefully. अलग-अलग मिसाइल की अलग-अलग खूबी, अलग-अलग operational outcome. It is sophisticated. ATACMS, Storm Shadows, HIMARS, Oreshnik. We have to get these missiles in our arsenal. And we have some capacities, hypersonic, but not just capacity demonstration, operationalization, which is a big challenge. So these two lessons from Ukraine are the most. Bhai, what matters on the front line? Manpower bhi, drones bhi. It is not this versus that argument. Sabhi kuch. And there is another layer of strategic deterrence. और वो देखो दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है, भाई इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ मनी. $2 trillion is beating $40 trillion. Sanctions आपके काम नहीं हुए. Ian Bremmer said 4 months Russia will be on its knees. 2 साल हो गए. So that whole economic playbook was overplayed. In fights or in competition between nations, असला बारूद, strategic stuff also matters. सर ये Ian Bremmer या इनके जैसे जितने भी हैं, मतलब हमारे यहाँ भी इनकी कमी नहीं है. सर आपको लगता है कि मतलब आई पर्सनली फील they do more of deep state propaganda than actual analysis, because even a beginner जिसने अभी शायद वो इंटरनेशनल रिलेशंस में या स्ट्रेटजिक अफेयर्स में शायद वो कहीं रिसर्च कर रहा होगा या पोस्ट डॉक कर रहा होगा, उसको भी कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिखाई देती हैं एज कम्पेयर टू दीज पीपल जो कि मैस्करेड एज अ लिबरल बट दे आर एनीथिंग बट लिबरल. And they are one of the biggest warmongers this world has ever seen. Because वो इस तरह की wars यही create करते हैं, weapons of mass destruction की theories यही float करते हैं. Russia, the great evil power, और हॉलीवुड में movies भी यही बनाते हैं कि Russia wants to do a nuclear strike in America. एक perspective बनाते हैं ना, एक दुनिया का mindset ready करते हैं. But मेरा आपसे, I mean, just let me engage with you on this. That may be so. But why do we have a problem with that? Where are our conservative thinkers? I keep saying we should have civilians who have the other viewpoint. I agree. So we must challenge them. If we challenge them based... See, I also have made so many assertions today. I may not be right on all assertions because it's a very deep and complex matter. Bilkul. We should do it. एंड सर जाते जाते सैम और सगत को बोले बिना हमारा पिंडदान नहीं होता, तो सगत बिल्कुल करना है, बट वो इतनी चीजें और आ जाती हैं.
But we must do that. Yes. About military leadership. That is another domain. Yes. उस पे बातचीत नहीं हुई. Ultimately, wars are won by good military leaders. तो Yes. Sam Sagat भी चाहिए technology के. Right. I was just. Have you ever called General Satish Dua to your program? नहीं. He's writing a book on a guy called Naib Subedar. I have done one video with him some 4 years ago, but that was not a podcast. You just recommend Uh, on Naib Subedar Chunni Lal. देखो क्या वैलर की बात करते हैं. Chunni Lal as a 19-year-old was part of Bana Singh's attack on that post Yeah. in Siachen. Yes. Yes. बाना सिंह कहता है 19 साल की उम्र में मैंने देखा ये निडर था. I saw fearlessness in his eyes. जो उन दिनों के कोर कमांडर थे जनरल समी खान, he told him कि जो आपने काम किया है वो देवता करते. Your valor was godly. उसमें उसको मिलता है मेरे ख्याल से सेना मेडल. 5 साल बाद in Punch he does counterinsurgency and gets a Veer Chakra. And 5 years later in Kupwara, another operation, Ashok Chakra. Highest peacetime gallantry. This time, supreme sacrifice. इस बंदे को देखो. Gallantry की भी levels. Gallantry is so sublime. And he's from the same battalion as General Dua. Okay. And General Dua was his CO. And General Dua कहते हैं, see the day I was told. General Dua was in Dogra, na? नहीं. Jack Lai. Jack Lai. He says that वो जो when I knew कि Chunni Lal was in a place, I rested easy. So look at it's not only valor, combat genius. इन चीजों पे भी बात करनी चाहिए. Right. You must call general. This is what makes the army such a Sure. rarefied. Where I've used a phrase where gallantry is a tradition and valor a way of life. Chunni Lal's, can you imagine? 3 medals of gallantry. Ultimately supreme sacrifice. Right. And growing. The closest I can listen ये वो leadership वाले में जनरल जोरू बख्शी. और हम जैसे लोगों को PVSM वगैरह मिला है. PVSM. He got a gallantry award in every rank from company commander to div commander. Gallantry. ये जो पहलू है इंडियन आर्मी का, valor, gallantry. That book you must read. Definitely. जनरल दुआ को आप बुलाएं. बिल्कुल. This aspect I thought must give. Sure, definitely. Thank you so much.